ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। ये जो आपको पोस्टर दिख रहा है इसमें जो टीचर्स हैं, दीज आर द वंडरफुल टीचर्स जो आपको गेट, ईएससी और जेईई में पढ़ाएंगे। बाकी आप देख सकते हो, आई एम द एक्सपर्ट ऑफ जेईई एज वेल एज गेट ईएससी, क्वालिफाइड यूपीपीसीएल एग्जाम एज वेल एज हैव गुड रैंक इन गेट एग्जाम आल्सो। और अगर आपको प्लस कोर्स ज्वाइन करना है और आप हमारे साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हो तो यू कैन यूज माई कोड RK11 एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी अंडर माई गाइडेंस। प्लस कोर्सेज के क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे देख सकते हो। डेली लाइव क्लासेज, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेज जो कि 15 जून से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें मैं नेटवर्क थ्योरी और अजय सर आपका कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करेंगे। द मोड ऑफ लैंग्वेज विल बी हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। There will be doubt clearing session also in the plus course. You know very well about these things. This is code RK11. If you use this code, you will get the discount. ये नई चीज आपको दिख रही होगी, रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट हो रहा है नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट से 15 जून से। नेटवर्क थ्योरी इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of June in GATE and ESE segment. So if you have taken the plus course in GATE and ESE segment, you are welcome, and if you are not, then don't wait, use the code RK11 and get the code. 15 जून से मैं स्टार्ट कर रहा हूं नेटवर्क थ्योरी और अजय गुप्ता सर स्टार्ट करेंगे कंट्रोल सिस्टम। और उसके बाद आपको ये दिख रहा है जो जून महीने में स्टार्ट हो रहा है बैच एई और जेई के लिए, इसमें आप देख सकते हो खेमेंद्र सर, राहुल सर और मैं आपको टेक्निकल पढ़ाएंगे, बाकी नॉन टेक्निकल की अलग से एक्सपर्ट टीम होगी। सो आई एम स्टार्टिंग नेटवर्क थियरी फ्रॉम 10th June एंड टाइमिंग इज 4 PM। 4 PM से आपकी नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट होगी और ये जो स्टार्ट होगा ये एसएससी सेगमेंट में स्टार्ट होगा। एसएससी सेगमेंट में ये जो नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट हो रही है ये ईएससी और गेट में नहीं स्टार्ट हो रही बल्कि एसएससी सेगमेंट में। और एसएससी सेगमेंट में मैं आपको बता दूं कि वहां पे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल के भी कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे, मींस मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड ऑल दिस थिंग्स। तो आज है आपकी 8 और 2 दिन बाद बैच स्टार्ट हो रहा है। 10 जून से मैं नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट करूंगा और इसमें नेटवर्क थ्योरी मैं थ्योरेटिकल पार्ट मींस बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा और न्यूमेरिकल भी साथ साथ चलेगा। जो आरआईबी वाला आपका बैच है वहां पे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे, ऐसे न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं है, मींस यू विल सी सम न्यू न्यूमेरिकल्स इन ईएससी एंड गेट कैटेगरी इन रैंक इंप्रूवमेंट बैच इन नेटवर्क थ्योरी। एंड हियर you will see network theory complete batch means theory as well as numerical in SSC category. And if you want to start your journey with me, you can use code RK11. तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम मैच खेलेंगे। कैसा मैच? T20 मैच। किसके किसके बीच में? किसके किसके बीच में होगा आज का मैच? दिस मैच विल बी बिटवीन मी एंड ट्रांसफॉर्मर। ऋषिकेश का कहना है सर यूट्यूब पर भी कुछ लोग, बिल्कुल यूट्यूब पे लेंगे और आज पढ़ाने के लिए तो आपके पास आए हैं। कुंदन यादव, जिंका, मोहम्मद आरिफ, ऋषिकेश, सुधांशु, सौरभ, राहुल सिंह, संजय कुमार वर्मा, हरिनाथन। ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट। मैं आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाता हूं एक बार फिर। 10 जून से मैं नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूं एसएससी कैटेगरी में फॉर ऑल जेईई एग्जाम, मींस फॉर एसएससी जेई एज वेल एज यूपीपीसीएल जेईई, all the AEJ exam will be covered. 10th June network theory, timing is 4 PM, and 15th June network theory in rank improvement batch in ESC and GATE category. So if you want, you can take the admission by using code RK11. Let's start. आज हम चर्चा करेंगे ट्रांसफार्मर की।
कुंदन यादव बोल रहे हैं सर क्या है जेई की क्लास है? दिस इज फॉर जेई ए एंड फॉर एवरी कैटेगरी, गेट ईएससी, किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो तो आज की क्लास आपके लिए यूजफुल है। और मैं आपको बता दूं, कई बार आपका मैसेज मेरे पास आ रहा था कि सर आपका कोर्स नहीं दिख रहा है, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, तो मैं बता दूं कि अब आप जाओगे तो कोर्स दिखेगा। मेरा कोर्स पब्लिश हो चुका है, आई थिंक 1 घंटा पहले पब्लिश हुआ है। तो आप जा रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो मैं शायद मिल नहीं रहा था, तो अब जाकर के आप ढूंढोगे, राजकुमार सिंह आप डालोगे तो मैं दिखूंगा, राजकुमार सिंह आप डालोगे तो मैं दिखूंगा। उस प्रोफाइल को थोड़ा सा सजाना है, एक तो फॉलोअर की संख्या से जो कि आप बढ़ाओगे, और दूसरा एसएससी और गेट दोनों में कोर्स लॉन्च हो चुका है, अब आप ढूंढ सकते हो तो मिल जाऊंगा मैं, ठीक है। बाकी और कोई क्वेरी वगैरह आपकी है, पर्सनल क्वेरी या एनीथिंग रिगार्डिंग जेईई, या मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो मेरी मेल आईडी आप लोगों के पास होगी, अगर नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज राजकुमार सिंह 730@gmail.com। ये मेरी मेल आईडी है और इसी पे आप फेसबुक पे भी ढूंढ सकते हो मुझे। चिंटू कह रहे सर फॉलो आपको जाके करेंगे वहां पे, हाँ चिंटू जाके फॉलो करो, थोड़ा सा फॉलोअर की संख्या बढ़ाओ, बेइज्जती मत करवाओ, ठीक है। स्टार्ट करें आज की क्लास। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग, या कुछ पर्सनली पूछना चाहते हो आप, तो इस पे फेसबुक पे आप मैसेज कर सकते हो, मैसेंजर पे, या मेल कर सकते हो आप। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, ट्रांसफॉर्मर। First question is, what is primary winding of transformer? The winding where supply is given is called primary winding, and the winding where load is connected is called secondary winding. जहां सप्लाई देते हैं that is primary, जहां लोड कनेक्ट करते हैं that is, जहां सप्लाई देते हैं that is primary, जहां लोड कनेक्ट करते हैं that is secondary. Now the next question is, the winding having higher number of turn. The winding having higher number of turn is high voltage winding, and the winding having lower number of turn is low voltage winding. जिस वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या ज्यादा होती है वो होती है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, जिसमें टर्न्स की संख्या कम होती है लो वोल्टेज वाइंडिंग। मेरा सवाल यह, पतली और मोटी कौन होती है? Which is thick and which is thin? Which is thick and which is thin? So high voltage winding is having higher number of turn, but it is thin, पतली होती है, एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग इज हैविंग लोअर नंबर ऑफ टर्न बट इट इज थिक। लो वोल्टेज वाइंडिंग मोटी होती है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग कैसी होती है? पतली। क्यों ऐसा होता है? जब कभी थियरी आपको पढ़ाएंगे तो समझाएंगे, अभी बस इतना याद रखो, हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज हैविंग हायर नंबर ऑफ टर्न बट एरिया इज स्मॉल, थिकनेस इज स्मॉल, एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग इज हैविंग स्मॉल नंबर ऑफ टर्न बट एरिया इज हाई, थिकनेस इज मोर। Next, what is step up transformer? Step up transformer is the transformer which increases the voltage or decreases the current. What is step down transformer? Step down transformer is the transformer which decreases the voltage and increases the current. Now the question is, transformer changes what? Transformer changes voltage or current or power or frequency, what? Transformer changes voltage, yes it is correct. Transformer changes current, it is correct, but transformer does not changes power. Power is not changed in the transformer, means transformer takes power from the primary winding and it supplies the same power, almost same power. If I will neglect the losses, if you will take power from the primary side and it will supply the power to the secondary side. So power is not changed in transformer, frequency is not changing in transformer, power is same both side, frequency is same both side, but voltage and current is changing. Voltage and current is changing in the transformer. Flux is also constant in transformer. अगर कभी आपने डिटेल में पढ़ा हो, so the flux at no load, flux at half load, flux at full load is constant. The no load current and then extra current is managing the constant flux. This story will understand whenever you will study the full transformer. So you learn that step up, step down transformer, which winding is thick, which winding is thin. Now the question is, there are 3 tests in the transformer. There are 3 tests in the transformer. First is open circuit test, second is short circuit test, and the third is back to back test. The question is the रोहित धाकड़ी सिंह, करंट ट्रांसफार्मर में अपोजिट क्या होता है सर? करंट ट्रांसफार्मर तो करंट कम करता है, करंट ट्रांसफार्मर रिड्यूसेस करंट एंड इंक्रीजेस द वोल्टेज।
करंट ट्रांसफार्मर करंट रिड्यूस करता है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर वोल्टेज कम करता है, ताकि आप नाप पाओ हाई वोल्टेज और हाई करंट को वोल्टमीटर या मीटर की मदद से। खैर मैं अपना फ्लो नहीं बिगाड़ूंगा, आपका कमेंट लास्ट में मिलूंगा। ओपन सर्किट टेस्ट किस साइड करते हैं और शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस साइड करते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन लो वोल्टेज साइड and open circuit test is performed at rated voltage. Open circuit test is performed to find core loss or constant loss. Open circuit test is performed to find shunt branch parameters, means RI and XM. RI and XM is calculated with the help of open circuit test. Now the question is short circuit test. The short circuit test is performed on high voltage side. The short circuit test is performed on high voltage side or low current side. Low voltage side can be also called high current side in transformer, and high voltage side can be also called low current side in the transformer. So short circuit test is performed on high voltage side or low current side. Short circuit test is performed at rated current. Short circuit test is performed to find copper loss, and short circuit test is performed to find the series resistance and series reactance. तो सीरीज में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होता है। तो मेन चीजें आपको याद क्या रखनी है? ओपन सर्किट टेस्ट रेटेड वोल्टेज पे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट रेटेड करंट पे, ओपन सर्किट टेस्ट लो वोल्टेज साइड, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हाई वोल्टेज साइड, ओपन सर्किट टेस्ट कोर लॉस, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कॉपर लॉस. So this is all about open circuit and short circuit test. Now the question is, which test is called heat run test? Which test is called heat run test? Then it is back to back test. Back to back test or Sampner test or heat run test is a test which can calculate the total heat developed in the transformer. ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है? सिर्फ कोर लॉस आप पता कर पाओगे, और अगर सिर्फ कोर लॉस पता कर पाओगे तो कोर लॉस से कितनी हीट आई यही तो पता चलेगा. शॉर्ट सर्किट टेस्ट अगर इस्तेमाल करोगे तो कौन सा लॉस पता करोगे? कॉपर लॉस, और कॉपर लॉस से कितनी हीट आएगी ये पता कर पाओगे. अगर मैं कहूं ट्रांसफार्मर में क्या कोर लॉस और कॉपर लॉस अलग अलग होगा? क्या होगा तो एक साथ. इफ यू आर यूजिंग द ट्रांसफार्मर देयर विल बी कोर लॉस एंड कॉपर लॉस साइमल्टेनियसली. So you need to find both the losses together so that you can calculate the total heat. Heat कहां से आएगी? लॉसेस से. और अगर एग्जैक्ट लॉसेज पता होगा तभी तो टोटल हीट पता कर पाओगे. ओपन सर्किट टेस्ट करोगे तो कोर लॉस पता चलेगा, कोर लॉस पता चलेगा, कॉपर लॉस का पता ही नहीं. शॉर्ट सर्किट टेस्ट यूज करोगे तो कॉपर लॉस का पता चलेगा, कोर लॉस का पता नहीं. But if you will use back-to-back test or Sampner test, then you can calculate the total heat developed in the transformer. That's why it is called heat run test. The question is asked, how many transformer is used in back-to-back test? Then 2 transformer is used. 2 identical transformer is used. Question आता है 2 यूज करते हैं, 4 यूज करते हैं, 6 यूज करते हैं, आइडेंटिकल या अनआइडेंटिकल यूज करते हैं. So identical, and the number is 2. 2 identical transformer is used. 2 identical transformer is used in back-to-back test. बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं 2 ट्रांसफार्मर आपके पास. बात आ रही समझ में? चलिए अब आगे की कहानी है कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है किसमें होती है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है केवीए में. ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है केवीए में. इट इज नॉट इन किलोवाट. ट्रांसफार्मर की रेटिंग इज इन केवीए, इट इज नॉट इन किलोवाट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how you can reduce the core loss in the transformer. So you can reduce the core loss. You can reduce the core loss in transformer by using how? There is 2 type of loss in the core loss. One is hysteresis loss, other is eddy current loss. If you will talk about core loss is also called constant loss, iron loss, fixed loss, no load loss. Listen again, core loss is also called no load loss, fixed loss, constant loss. Why constant loss? Why core loss is called constant loss? You are not having any load on the secondary side. कोई लोड नहीं secondary side. तब जितना core loss होगा, अगर फुल लोड लगा दोगे तब भी उतना ही कोर लॉस होगा. हाफ ऑफ द फुल लोड लगा दोगे तब भी उतना ही कोर लॉस होगा. मींस व्हाट एवर लोड यू आर कनेक्टिंग ऑन द सेकेंडरी साइड, इट इज हाफ लोड, 1/3 ऑफ फुल लोड, 1/4 ऑफ फुल लोड, नो लोड, द कोर लॉस इज नॉट चेंजिंग, इट इज कांस्टेंट. मींस
core loss is a constant loss. It is asked in exam that which loss is present at no load. So your answer will be core loss is present at no load. Core loss is present at no load. Core loss is a constant loss. It does not changes with change in load. That's why it is called constant loss. It is also called iron loss. Now there are two types of core loss. One is eddy current loss, second is hysteresis loss. How you can minimize eddy current loss? You can minimize eddy current loss by using thin lamination, 0.35 mm thickness. You can use thin lamination to reduce eddy current loss. And the question is how you can reduce hysteresis loss? You can reduce hysteresis loss by using soft magnetic material core. If you are using the core of soft magnetic material, you can minimize hysteresis loss. And the example of soft magnetic material is CRGO. Silicon steel or CRGO, you can use CRGO, cold rolled grain oriented silicon steel. So CRGO can be used to minimize hysteresis loss, and thin lamination can be used to minimize eddy current loss in the transformer. So this is two way to minimize the core loss in the transformer. Again the question is, suppose if there is air core transformer, then what will be hysteresis loss? Tell me the answer, everyone. What is hysteresis loss in air core transformer? If you will use air as a core, air core transformer means the air is used as a core. हवा में है प्राइमरी वाइंडिंग, हवा में सेकेंडरी वाइंडिंग. एयर कोर ट्रांसफार्मर के लिए जो बीएच कर्व होता है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन. बीएच कर्व जो होता है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन. द शेप ऑफ बीएच कर्व इज लीनियर. चिंटू, मुझसे ना तो लाइन बनती है ना तो गोला बनता है. देखो ये है लाइन, दिस इज बीएच कर्व, दिस इज बीएच कर्व. क्वेश्चन आता है कि बीएच कर्व का शेप क्या होता है एयर के लिए. तो एयर के लिए बीएच कर्व का शेप होता है लीनियर. और अगर एयर के लिए बीएच कर्व का शेप लीनियर होता है तो एरिया कितना होगा? एरिया कितना, अरे टेढ़ा मेढ़ा कुछ होता तब तो एरिया निकालता मैं. ये तो स्ट्रेट लाइन है तो एरिया क्या होगा? एरिया इज जीरो. एरिया ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज जीरो. एंड यू नो दैट hysteresis loss is directly proportional to the area of BH curve. Hysteresis loss is directly proportional to the area of BH curve. If area is zero, hysteresis loss will be zero. So the question is asked, suppose you have a transformer and I am replacing the core of transformer by air, means I have taken air core transformer where air is used as a core, then what will be hysteresis loss? Hysteresis loss will be zero. The next question may be asked, what is shape of BH curve for air? The shape is linear. Again the question is, how you can minimize eddy current loss at very high frequency? How you can minimize eddy current loss at very high frequency? You can minimize eddy current loss by using ferrite core. Ferrite core is a specific type of material that you can use to minimize eddy current loss, but at high frequency due to its high resistance. The resistance of ferrite core is very high, and due to high resistance of ferrite core, it can be used to minimize. See, if resistance is high for ferrite core, so eddy current power loss will be low, right? बात आ रही समझ में या नहीं आ रही है? पुनीत कुमार, मोहसिन, एक्सपर्ट, एवरीवन, गुलशन कुमार गोयल, मोहम्मद प्रदीप सिंह बिस्ट. Now we will talk about copper loss. Copper loss is a loss which happens in the resistive part in the winding. Suppose you have primary winding, you have secondary winding. There will be some I square R loss in primary, there will be some I square R loss in secondary. So that I square R power loss is called, copper loss. The question is, कॉपर लॉस लोड बदलने के साथ बदलता है या नहीं बदलता है? अगर ट्रांसफार्मर में लोड नहीं है तो कॉपर लॉस जीरो होगा. अगर ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ाओगे तो कॉपर लॉस बढ़ेगा, लोड और बढ़ाओगे तो कॉपर लॉस और बढ़ेगा. It means if you are changing the load, the copper loss will change. That's why your copper loss is called variable loss, or it is called I square R loss. Copper loss, variable loss, I square R loss. This loss changes with the load. That's why it is called variable loss. The question is asked that
Which loss changes with variation in load? Then your answer will be copper loss. Which loss is constant irrespective of load? Your answer is core loss. Which loss is present at no load? Then your answer will be core loss. Now again the question is asked, what is the condition at maximum efficiency? Maximum efficiency की क्या condition है? The core loss should be equal to copper loss. Core loss should be equal to copper loss for maximum efficiency. This is the condition. This is the core loss and this is copper loss. Core loss and copper loss should be same at maximum efficiency. और एक फार्मूला और आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो, if you remember, ये भी इफिशियंसी के केस में है, मैक्सिमम इफिशियंसी के केस में लोड VA इज इक्वल टू रेटेड VA अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस. लोड VA is equal to rated VA under root iron loss upon full load copper loss. This is true at maximum efficiency. This is true at maximum efficiency. Got it? हाँ या ना? Now again, the question is asked, which type of oil is used in the transformer? And what is the function of the oil used in the transformer? What is the purpose? Tell me, what is the purpose? You use the oil in the transformer. अरे कभी बालों में लगाते हो तेल, ट्रांसफार्मर में भी तेल लगा इस्तेमाल करते हैं. चिंटू कह रहे सर तेल का इस्तेमाल तो बहुत सारे पर्पज के लिए करते हैं, आप काम की बात करो. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल? द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल इज एज ए कूलेंट, मीन्स टू रिमूव द हीट, कूल करना, और दूसरा एज ए इंसुलेशन. सो there are two functions of transformer oil. First is as a coolant, means to remove the heat. Second is as a insulation. The question is, which type of oil is used? You can say it is organic oil or mineral oil is used in the transformer. चिंटू सर almond oil या कुछ सरसों का तेल, ऐसा कुछ बताओ ना. You can say that it is organic oil or mineral oil is used in the transformer. The question is asked, what is color of a transformer oil when it is fresh? मार्केट से खरीद के ले आया चिंटू ट्रांसफार्मर ऑयल को, तो जब बिल्कुल नया ट्रांसफार्मर ऑयल होगा तो उसका रंग कैसा होगा? कैसा होगा रंग? व्हाट इज द कलर ऑफ फ्रेश ट्रांसफार्मर ऑयल? व्हाट इज द कलर? द कलर इज पेल येलो. द कलर ऑफ फ्रेश ट्रांसफार्मर ऑयल इज पेल येलो. मगर धीरे धीरे जब ट्रांसफार्मर ऑयल खराब होगा, धीरे धीरे जब ट्रांसफार्मर ऑयल खराब होगा तो उसका कलर चेंज होगा. और कलर क्या होगा? खराब होगा, धीरे धीरे ब्राउन, फिर धीरे धीरे ब्लैक हो जाएगा. सो इफ ट्रांसफार्मर ऑयल इज कंप्लीटली डैमेज्ड, देन द कलर विल बी डार्क और ब्लैक. पूरी तरीके से खराब हो गया ट्रांसफार्मर का तेल तो काला हो जाएगा. बिल्कुल नया खरीद के ले आए हो मार्केट से, इट विल बी पेल येलो. क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है उसका फ्लैश पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज द फ्लैश पॉइंट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल? अरे बताएगा कोई मुझे? व्हाट इज द फ्लैश पॉइंट? What is the flash point of transformer oil? Flash point क्या होता है? Flash point is a temperature. Suppose this is your main tank, right? This is buckle relay. Now this is conservator tank. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है. And this is breather. This is breather. This tank is conservator tank. This tank is conservator tank. This is your buckles relay. या कुछ लोग बुचोल रिले भी बोलते हैं. एंड दिस इज योर मेन टैंक. मेन टैंक जिसमें ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है. मेरा क्वेश्चन ये है
कि व्हाट इज फ्लैश पॉइंट, व्हाट इज फ्लैश पॉइंट ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑयल। फ्लैश पॉइंट ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होता है? देखो, अगर कभी कभी कढ़ाई में तेल लेकर के कुछ फ्राई किया है, कभी चिकन लेकर के या फिश लेकर के कढ़ाई में तेल रख के फ्राई किया है, तेल जब आप डालते हो बर्तन में और टेम्परेचर बढ़ता जाता है, बर्तन का बढ़ता जाता है, तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसपे ऑयल बहुत तेजी के साथ वेपर्स में, गैस में कन्वर्ट होने लगता है। होता है नहीं होता? वही कहानी यहां है कि अगर इस टैंक में मान लीजिए ऑयल भरा हुआ है, ऑयल इज फिल्ड इन दिस टैंक, oil is filled, and if losses is occurring in the transformer, core loss is occurring, means AD current loss and hysteresis loss, copper loss is also occurring in the transformer. So due to loss there will be heat, and due to that heat the oil temperature will increase, and if temperature of oil will increase, then slowly and slowly it will try to convert into vapors, और ऐसा टेम्परेचर जिसपे ऑयल तेजी के साथ वेपर्स में या गैस में कन्वर्ट करना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट। फ्लैश point is the minimum temperature, flash point is the minimum temperature at which oil converts into gases. Flash point is the minimum temperature at which oil converts into vapors. And what is the value of flash point? It is 140 degrees centigrade. Means if temperature of oil is 140 or above 140, then oil will convert into gases or oil will convert into vapors. This is what? This is flash point of the transformer oil. तो अगर ट्रांसफार्मर ऑयल का फ्लैश पॉइंट बहुत कम है मान लो, तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर बढ़ा तो ऑयल बहुत तेजी के साथ गैस में बदलने लगेगा। सो फ्लैश पॉइंट जितना हाई हो उतना अच्छा है, ठीक है। ये फ्लैश पॉइंट। व्हाट इज पोर पॉइंट? व्हाट इज पोर पॉइंट ऑफ ट्रांसफार्मर? It is minimum temperature. 140 degrees centigrade is the minimum temperature. Means if temperature is reached to this value, then oil will start converting into gases. And if temperature is more than this, then also oil will convert into gases. This is the minimum temperature at which oil converts into gas is called flash point. What is pour point? What is pour point? What is pour point? Pour point is the temperature at which oil is freezed. पहाड़ी इलाकों में अगर आप जाओगे, बर्फीले इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, तो क्या होता है वहां पे बहुत ठंडा रहता है। और कई बार क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल आपका होता है उसका टेम्परेचर बहुत घट जाता है और फिर ऑयल आपका जम जाता है। सो ऑयल का तापमान अगर घट रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, तो किस टेम्परेचर पे आने के बाद ऑयल फ्रीज हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड पोर पॉइंट ऑफ ट्रांसफार्मर। अरे आपने देखा होगा ना, आपके घरों में भी तेल कई बार ठंडियों में जम जाता है, हो जाता है, नहीं हो जाता है। सो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच टेम्परेचर घट रहा है और एक टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद आपका जो ऑयल है इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड। सो दैट मिनिमम टेम्परेचर इज कॉल्ड पोर पॉइंट। और इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो लगभग -30 to -40 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। -30 to -40 degree centigrade. This is the value of pour point of transformer oil. Means if transformer oil temperature is decreasing and temperature is reached to -30 or -40, then oil will freeze. So this is 4 point. क्वेश्चन आपके पास आया कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, सॉरी फ्लैश पॉइंट ट्रांसफार्मर ऑयल का क्या होना चाहिए, हाई या लो? हम चाहते ये है कि फ्लैश पॉइंट ज्यादा हो, हाई फ्लैश पॉइंट शुड बी हाई। क्वेश्चन आया विस्कोसिटी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए ट्रांसफार्मर ऑयल की? विस्कोसिटी शुड बी लो and flash point should be high. What is viscosity? Suppose if there is a liquid, then there will be a force between two layers of the liquid. अरे कोई लिक्विड है तो लिक्विड जैसे एक लेयर ये, एक लेयर है, इन दोनों लेयर के बीच में फोर्स लगता है ना, एक लेयर ये बह रही है, उसके नीचे दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। सो द फोर्स बिटवीन टू लेयर इज कॉल्ड viscous force, or you can say viscosity. So the viscosity of transformer oil should be low and flash point should be high. It is asked that viscosity is high, flash point is high, viscosity is low, flash point is low, one is high, second is low. क्या सही ऑप्शन है? तो सही ऑप्शन ये है, flash point is high and viscosity is low.
Flash point is high and viscosity is low. Again the question is, what is the function of conservator tank? Conservator tank का क्या मकसद है? अरे कंजर्वेटर टैंक का क्या मकसद है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंजर्वेटर टैंक? चिंटू करा एनर्जी कंजर्व करने के लिए। देखो, अगर यहां पे ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर यहां पे ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा, देन ऑयल विल कन्वर्ट इनटू गैस एंड देन गैस विल मूव लाइक दिस एंड द कंजर्वेटर टैंक विल प्रोवाइड स्पेस फॉर दिस, for the expansion of transformer oil. If temperature is increasing due to loss, then oil will convert into gases and that gas will move like this. उस गैस को रहने के लिए जगह देने का काम करेगा कौन? कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक प्रोवाइड्स स्पेस व्हेन एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल अकर्स। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का तापमान बढ़ने पे जब ऑयल गैस में बदलता है, उस गैस को रहने के लिए जगह देने का काम कौन करता है? कंजर्वेटर टैंक। और दूसरा, कंजर्वेटर टैंक आल्सो वर्क्स एज ए रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब क्या है? इसमें ऑयल भी भरा होता है। इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन ये आया, कंजर्वेटर टैंक इज कंप्लीटली एम्प्टी और इट इज कंप्लीटली फुल। पूरा खाली या पूरा भरा होता है कंजर्वेटर टैंक? सो इट इज नाइदर कंप्लीटली फिल्ड, इट इज नाइदर कंप्लीटली एम्प्टी। कुछ भरा होता है लगभग, कुछ खाली होता है। बात समझ में आ रही है? कुछ भरा होता है ऑयल इसमें। तो जब ऑयल भरा होता है, इसका क्या काम होता है? अगर ट्रांसफार्मर में ऑयल की जरूरत पड़ी, अगर मेन टैंक में ऑयल कम हुआ, तो यहां से ऑयल यहां दे दिया जाएगा, यहां से ऑयल यहां दे दिया जाएगा। मींस इट एक्ट्स एज ए रिजर्वायर, इट कैन सप्लाई ऑयल टू द मेन टैंक आल्सो। और दूसरा फंक्शन क्या है? अगर यहां पे ऑयल का टेम्परेचर बढ़ा, तो उस ऑयल को रहने के लिए जगह देने का भी काम करता है कौन? कंजर्वेटर टैंक। सो कंजर्वेटर टैंक थोड़ा सा भरा होता है, थोड़ा सा खाली होता है। जो भरा होता है वो ऑयल से भरा होता है, वो ऑयल जरूरत पड़ने पे इसको दिया जाता है। और जो खाली जगह होती है, उस खाली जगह में ऑयल जब गैस में कन्वर्ट होकर जाता है, तो वो जगह देता है कंजर्वेटर टैंक। राइट? बात आ रही समझ में? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस रिले? बकल्स रिले, बुचोल रिले, जो भी नाम लेना है लो चिंटू। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस बकल्स रिले? फर्स्ट क्वेश्चन इज, बकल्स रिले इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, नॉट फॉर जनरेटर, नॉट फॉर मोटर, not for transmission line. This is used for the protection of transformer. First question. Second question is, Buckles relay is used for the internal fault. Buckles relay is used for internal fault, not for the external fault. Internal fault means if there is failure of insulation between the winding in the transformer, or suppose the oil is damaged, आपका ऑयल खराब हो गया या वाइंडिंग के बीच का इंसुलेशन खराब हो गया, उन सब केसेस में आपका ये बकल्स रिले मदद करता है। ठीक है? तो बकल्स रिले कैसा रिले? इंटरनल रिले, बाहरी दोषों के लिए काम नहीं करता, आंतरिक दोषों के लिए काम करता है, फॉर इंटरनल फॉल्ट, फॉर द ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ रिले इज दिस? दिस इज अ गैस ऑपरेटेड रिले, दिस इज अ गैस ऑपरेटेड रिले और गैस एक्चुएटेड रिले। मींस इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ गैस विच इज पासिंग थ्रू इट। इसके अंदर से कितनी गैस गुजर रही है, उसके बेसिस पे ये काम करता है। अगर इसके अंदर से गुजरने वाली गैस एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा होगी, तो ये ऑपरेट कर जाएगा। अरे भाई, ओवर करंट रिले क्या करता है? क्या करता है? अगर करंट की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हो जाए, तो ओवर करंट रिले ऑपरेट कर जाता है। ओवर वोल्टेज रिले क्या करता है? अगर वोल्टेज एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हो जाए, तो ऑपरेट कर जाता है। इंपीडेंस रिले क्या करता है? वो वोल्टेज और करंट के रेशियो को देखता है। इसी तरीके से बकल्स रिले क्या करता है कि मेरे अंदर से जो गैस जा रही है, अगर मेरे अंदर से अगर गैस जा रही है, अगर एक गैस एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा होगी, देन आई विल ऑपरेट, आई विल सेंड मैसेज टू द सर्किट ब्रेकर. So if gas passing through the buckles relay is very high, then it will operate. That's why it is called gas operated relay. Next question is, it is used when the rating of transformer is more than 500 kVA. When rating is more than 500 kVA. When oil is used in the transformer, then only buckles relay is used. मरकरी इज आल्सो यूज्ड इन द बकल्स रिले. एक बार क्वेश्चन आया था कि मरकरी कौन सा मटेरियल यूज करते हैं बकल्स रिले के अंदर? मरकरी का यूज करते हैं. मरकरी इज यूज्ड. मोहम्मद आरिफ इज सेइंग व्हाट इज इंसिपिएंट फॉल्ट? यू कैन से इंसिपिएंट फॉल्ट आल्सो टू द इंटरनल फॉल्ट. You can say that this is the another name of internal fault. Internal fault or localized fault or incipient fault is almost same. So Buckles relay क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है?
for the protection of transformer. It is gas operated relay. It is used when the rating of transformer is more than 500 kVA, and it operates when the gas passing through it is very high. The question is asked कि Buckles relay किसके किसके बीच में connected होता है? The Buckles relay is connected between this and this tank. This is main tank. This is conservator tank. Buckles relay is connected between main tank and conservator tank. This question was asked in UPPCL JEE. सर ऐसे मजाक वाले क्वेश्चन भी आते हैं क्या? हाँ, ऐसा क्वेश्चन आया था कि बकल्स रिले किसके किसके बीच में होता है? बकल्स रिले बिटवीन दिस टैंक एंड दिस टैंक, मेन टैंक एंड कंजर्वेटर टैंक. ठीक है सर, याद कर लूंगा. अगला क्वेश्चन है, ये एंगल कितना होता है? चिंटू, व्हाट इज दिस एंगल? पूछा गया है. व्हाट इज दिस एंगल? व्हाट इज दिस एंगल? ये एंगल कितना होता है? दिस इज आस्क्ड इन द एग्जाम. टेल मी, कमेंट करो और मुझे आंसर बताओ. द एंगल इज अराउंड 9.8 डिग्री. दिस एंगल इज अराउंड 9.8 डिग्री. दिस इज बकल रिले, दिस इज मेन टैंक, दिस एंगल इज 9.8 डिग्री अप्रोक्सीमेटली. अरे 60-45 डिग्री आंसर इज गिवन. एक्सपर्ट अरुण रामचरण बोल रहे हैं 60-45. 60-45 नहीं, इट इज 9.8 डिग्री. ओके, 9.8. अरे बहुत कम होता है ये एंगल, 9 और 10 डिग्री के बीच में, बिटवीन 9 to 10 डिग्री. 60, 45 और 90 नहीं होता है. इट इज वेरी स्मॉल. दिस एंगल मीन्स द बकल रिले, this one, this pipe which is connecting this and this tank is making how much angle with main tank? This angle is 9.8 degree. Means 9 और 10 डिग्री के बीच में होता है. Got it? ऐसा आएगा, चिंटू टिक करेगा 45, 60. ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो दिमाग लगाना है क्या? If you know the answer you will tick, and if you don't know the answer you can't do anything. So this is the beauty of JEE and A exam. You have to remember some data also, some facts also. रोहित धाकड़ का कहना दिखता तो 60 है. नहीं, कभी ध्यान से देखना, दिखता तो 60. 60 क्या 59 भी बोल सकते थे, 61 भी बोल सकते थे, 60 ही क्यों? It is 9.8 degree. Okay, next question is, what is the function of breather? What is the function of breather? What is the function of breather? When air comes, हवा आएगी, हवा का झोंका ऐसे ऐसे आएगा, और हवा का झोंका अगर इस ऑयल से मिल गया तो ऑयल की जो इंसुलेशन की प्रॉपर्टी है वो खराब हो जाएगी, ऑयल जल्दी खराब होगा. अगर हवा आई और हवा के साथ साथ नमी भी आई, if air is coming and with air there is moisture also, then the moisture will react with the transformer oil and the dielectric property of the transformer oil decreases. तो तेल ऑयल के एयर के साथ अगर मॉइस्चर भी आया तो मॉइस्चर से आपका ऑयल जल्दी खराब हो जाएगा. सो व्हाट यू विल डू? आई विल यूज ए ब्रीदर. ब्रीदर क्या करेगा? ब्रीदर विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर विच इज कमिंग. जो एयर है उसके साथ जो मॉइस्चर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा. सो द फंक्शन ऑफ ब्रीदर इज टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द इनकमिंग एयर. क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज्ड एज ए ब्रीदर? योर आंसर विल बी सिलिका जेल. सिलिका जेल, सिलिका जेल इज यूज्ड एज ए ब्रीदर. क्वेश्चन आता है, सिलिका जेल जब नया होता है, मार्केट से खरीद के लाते हो, तो उसका रंग कैसा होता है? कैसा होता है उसका रंग? नया नया सिलिका जेल बिल्कुल ड्राई है, लेकिन धीरे धीरे नमी एब्जॉर्ब करके, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके कर करके वेट हो जाता है और फिर खराब हो जाता है एक तरीके से. तो ड्राई सिलिका जेल अगर है, नया है, यानी रेडी टू यूज है, देन द कलर इज ब्लू. एंड द कलर ऑफ वेट सिलिका जेल आफ्टर एब्जॉर्बिंग द मॉइस्चर इज पिंक. सो द कलर ऑफ ड्राई सिलिका जेल इज blue and the color becomes pink after absorbing the moisture. याद कैसे रखोगे? ब्लू है पानी, पानी से याद रख लेना कि जब ड्राई है, नया है, तो ब्लू है, पानी एब्जॉर्ब कर करके क्या हो गया? पिंक हो गया. सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट ब्रीदर. दिस इज कंजर्वेटर टैंक, दिस इज बकल्स रिले एंड दिस इज मेन टैंक. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया आपके एग्जाम में कि what is hum? What is hum?
What is hum? There is a noise in the transformer that is called hum or humming noise. There is a noise in the transformer that is called hum or humming noise. And the question is, what is the reason of humming noise? The question is, what is the reason of humming noise? And the reason of humming noise is what? Comment करके बताओ मुझे जल्दी से. Reason of humming noise. कभी ट्रांसफार्मर के पास जाओ तो आवाज आती है, ट्रांसफार्मर के पास जाते हो तो हमिंग नॉइज आती है, ट्रांसमिशन लाइन के पास जाते हो तो कोरोना की वजह से हिसिंग नॉइज आती है कि नहीं? इफ योर वोल्टेज इज मोर देन क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, देयर विल बी सम ओजोन गैस, देयर विल बी सम कलर, देयर विल बी सम नॉइज. दैट इज इन कोरोना इन पावर सिस्टम. But there is a noise in the transformer also. That noise is called humming noise or hum. What is the reason of humming noise? The reason of humming noise is magnetostriction. The reason, question is asked in the exam, ki what is the noise in transformer? You will take humming noise. The next question will be, what is the reason of humming noise? You will take magnetostriction. You will take it magnetostriction. Then the next question is, what is magnetostriction? What is magnetostriction? So tell me, what is magnetostriction? जब किसी मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, तो मटेरियल के ऊपर फोर्स लगता है, जिससे इसके ऊपर फोर्स लगने की वजह से वो थोड़ा सा खिंचता है, सिकुड़ता है, खिंचता है, फैलता है, सिकुड़ता है, और इसकी वजह से थोड़ा बहुत इसमें आवाज आती है, जिसको बोलते हैं हमिंग नॉइज. और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन. लिसन अगेन. व्हेन ए मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, देन ए फोर्स एक्ट ऑन द मटेरियल, एंड ड्यू टू दैट फोर्स there is some change in physical dimension of the material, and due to that there is noise that is called humming noise. अरे ट्रांसफार्मर में कई सारी प्लेट्स होती हैं, बीच में लैमिनेशन होता है, ट्रांसफार्मर की कोर बधी होती है, मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही है भाई. प्राइमरी वाइंडिंग में आपने करंट दी, देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड, सो कोर इज ए मैग्नेटिक मटेरियल, और करंट जो आपने वाइंडिंग में दी उससे एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई. सो व्हेन ए मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, देन देयर इज ए फोर्स on that material. कभी फैलेगा सिकुड़ेगा ऐसे ऐसे. there is a tendency. अब इतना शेप नहीं होगा कि आप खड़े होकर देखोगे तो दिखेगा, इतना नहीं होगा. मैं अगर आपके हाथ को ऐसे पकड़ के खींचूं, तो क्या आपके हाथ की लंबाई बढ़ जाएगी? नहीं, लंबाई नहीं बढ़ेगी, बट लंबाई चेंज होने की टेंडेंसी आएगी. अगर पूरी ताकत से खींच दूं तो हो सकता है अंदर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हो जाए, हो सकता है थोड़ी बहुत लंबाई भी हाथ की आपके बढ़ जाए. So when a material is placed in a magnetic field, a force acts on it, and due to that force there is change in shape and size, and due to that a noise is produced. That noise is called humming noise, and this process means changing in physical dimension is called magnetostriction. The next question is, welding transformer is step up or step down? The next question is, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग करने के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज करते हो, स्टेप अप होता है कि स्टेप डाउन होता है? गिव मी द आंसर. एक्सपर्ट, एमएमजी, पीनक, जितेंद्र, इरशाद, एवरीवन. वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इज ए, वेल्डिंग करने के लिए हमको हाई करंट की जरूरत पड़ती है. वी नीड हाई करंट फॉर द वेल्डिंग. बिना हाई करंट की वेल्डिंग नहीं होगी. अब हाई करंट पाने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करोगे, स्टेप अप या स्टेप डाउन? हाई करंट मींस वोल्टेज कम मींस स्टेप डाउन. वी नीड हाई करंट फॉर द वेल्डिंग. And the question is, which transformer is used? The high voltage side in the transformer means low current. The high current in the transformer, the high current side in the transformer means low voltage side, and low voltage side means the transformer should be step down. So you will use a step down transformer in the welding. The same question is asked in machine also, that which generator is used for the welding, which DC generator is used? तो वो कहानी वहां पे आपकी एक लैप कनेक्टेड या वेव कनेक्टेड होनी चाहिए. हाई वोल्टेज होता है, हाई करंट होती है. वेव हाई वोल्टेज और लैप हाई करंट के लिए. तो वेल्डिंग में हाई करंट की जरूरत पड़ती है. तो हाई करंट की अगर जरूरत पड़ती है तो जो आपकी वाइंडिंग होनी चाहिए लैप और वेव में, तो हाई करंट का मतलब आप लैप कनेक्टेड यूज करोगे. वेव कनेक्टेड आप यूज करते अगर आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए होता. लैप कनेक्टेड आप यूज करोगे जब आपको हाई करंट चाहिए होगी. सो द जनरेटर यूज्ड इन welding, the DC generator used in welding have which type of connection, lap or wave? So your answer will be lap. And the question is, which type of transformer is used in the welding? So your answer will be step down, because step down will decrease voltage, and if voltage is decreased then current will increase, and we need high current. The next question is, tapping is done on which side?
टैपिंग इज डन ऑन विच साइड इन द ट्रांसफॉर्मर, हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड? टैपिंग किधर करते हैं चिंटू? टैपिंग इज डन ऑन द हाई वोल्टेज साइड. व्हाई? बिकॉज ऑन द हाई वोल्टेज साइड करंट इज लो, एंड इफ करंट इज लो सो देयर विल बी लेस चांस ऑफ स्पार्किंग. स्पार्किंग नहीं होगी भाई. टैपिंग जब आप चेंज करोगे ना तो स्पार्किंग होती है, टैपिंग जब चेंज होती है तो. और अगर हाई वोल्टेज साइड में टैपिंग की है आपने तो हाई वोल्टेज साइड की करंट क्या होती है? कम होती है. कम करंट है तो स्पार्किंग के चांसेस कम होंगे. सो अगर क्वेश्चन आया हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड में से कोई एक चुनना है तो यू विल प्रेफर हाई वोल्टेज साइड में हम टैपिंग करते हैं. गॉट इट और नॉट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन में एक लिख रहा हूं छोटा सा कि 50 हर्ट्ज का 100 केवीए का जो ट्रांसफार्मर है 200 हर्ट्ज पे इसकी केवीए रेटिंग क्या होगी? टेल मी द आंसर. The question is, what is the kVA rating of a 50 hertz, 100 kVA transformer at 200 hertz? At 200 hertz एक ट्रांसफार्मर है 100 kVA का, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी, हमने फ्रीक्वेंसी को बदल दिया 200 हर्ट्ज कर दिया. नाउ व्हाट विल बी kVA रेटिंग? टेल मी. क्या होगा? अरे चिंटू, केवीए रेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. KVA rating is directly proportional to frequency. It means if frequency will increase, KVA rating will increase. If frequency will decrease, KVA rating will decrease. So you can write like this: KVA1 upon KVA2 is equal to F1 upon F2. So you can see पहले फ्रीक्वेंसी थी 50 तो केवी रेटिंग थी 100. फ्रीक्वेंसी हो गई 4 गुना तो केवी रेटिंग कितनी होगी? 4 गुना. फ्रीक्वेंसी कितनी? 4 गुना तो केवी रेटिंग 4 गुना. 4 गुना का मतलब कितना? 100 से 400. और ये 4 गुना बढ़ाते 4 गुना बढ़ेगा, कितना होगा? 400 केवीए. नहीं सर हम फार्मूले में रखेंगे. रख दो फार्मूले में. पहले केवीए कितना है? 100. बाद में केवीए कितना है? निकालना है. पहले फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50. बाद में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 200. ये कितना हो गया? 1/4. यहां से KVA2 अगर आप निकालोगे इट विल बी 400. सर ये तो समझ में आ गया. हुआ कैसे? हुआ कैसे थ्योरी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे. अभी के लिए आप फार्मूला जानिए कि फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड केवीए रेटिंग विल इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज्ड केवीए रेटिंग विल डिक्रीज. राइट? So is this type of question may be asked. The second question is asked based on the size, means size is inversely proportional to frequency. इनवर्सली मीन्स ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंसी डबल तो साइज ज्यादा हो जाएगा. इसका मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज देन साइज विल डिक्रीज. इफ फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज देन साइज विल डिक्रीज मीन्स अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे आप ऑपरेट करोगे तो आप छोटे ट्रांसफार्मर से भी काम कर ले जाओगे. छोटे ट्रांसफार्मर से भी आपका काम हो जाएगा. फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई. क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपके पास 100 kVA 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है, 100 kVA 70 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है, 100 kVA 200 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है और 100 kVA नहीं दिख रहा है. फोर्थ है 100 kVA 700 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है. विच इज स्मॉलेस्ट? इसमें सबसे छोटा कौन है? विच इज स्मॉलेस्ट? One transformer is this. Rating should be same. KV rating should be same for all the transformer. Then only you can solve the numerical based on this formula. 100 kVA 50 hertz, 100 kVA 70 hertz, 100 kVA 200 hertz, 100 kVA 700 hertz. Which is smallest? The transformer having highest frequency will be smallest in size. जिस ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे छोटा होगा. सर कैसे? चिंटू ऐसे. कैसे? कभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको. कभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको. नेटवर्क और मशीन स्टार्ट करूंगा मैं. जून महीने में बैच स्टार्ट हो रहा है परसों से एसएससी कैटेगरी में.
परसों से SSC, JEE and AE and all the exams. So this transformer is having highest frequency, so it will be smallest. The transformer with highest frequency will be smallest in size, and the transformer with lowest frequency will be largest in size. So this is largest and this is smallest. Got it? Next question. So this type of question is also asked based on frequency, that if you are changing the frequency, what will be impact on kVA rating? If you are changing the frequency, what will be impact on the size of transformer? Now the next question is, based on voltage regulation. वोल्टेज रेगुलेशन, अगर आपने कभी वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा परसेंटेज R cos phi प्लस माइनस परसेंटेज X sin phi. ये परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला है, अगर आपने कोई पढ़ा हो. परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज परसेंटेज रेजिस्टेंस इनटू cos phi प्लस माइनस परसेंटेज रिएक्टेंस इनटू sin phi, या आप ऐसे ही पढ़ते हो पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन इज पर यूनिट रेजिस्टेंस इनटू cos phi प्लस माइनस पर यूनिट रिएक्टेंस इनटू sin phi. अगर लोड जो कनेक्टेड है उसका पावर फैक्टर लैगिंग है, इट विल बी प्लस. इफ द पावर फैक्टर ऑफ लोड इज लैगिंग इन नेचर, देन इट विल बी प्लस, एंड इफ पावर फैक्टर ऑफ लोड इज लीडिंग इन नेचर, देन इट विल बी माइनस. So take plus for lagging load and take minus for leading load. क्वेश्चन ये आता है वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है? नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज. नो लोड, इरशाद बोले सर सो नहीं हो रहा है. अरे सो हो रहा है, ढूंढना, राजकुमार सिंह ढूंढना, मिल जाऊंगा मैं. नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज इज योर वोल्टेज रेगुलेशन. क्वेश्चन ये आता है वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम हो उतना अच्छा, वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम हो उतना अच्छा. आइडियली व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन? आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन शुड बी जीरो. हम चाहते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन जीरो हो. अगर जीरो है तो हम बहुत खुश होंगे, और अगर कम है तो भी ठीक है. ज्यादा अगर बहुत है वोल्टेज रेगुलेशन तो ये अच्छी खबर नहीं है. वोल्टेज रेगुलेशन शुड बी स्मॉल. इफ इट इज जीरो इट इज परफेक्ट. आई एम वेरी हैप्पी. इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज रेगुलेशन शुड बी जीरो. प्रैक्टिकली इट शुड बी मिनिमम. सो द क्वेश्चन इज पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन कहां कहां हो सकता है? पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन देखो, लैगिंग पावर फैक्टर के केस में प्लस होगा और लीडिंग में यहां माइनस होगा. तो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन किस में होगा? लैगिंग पावर फैक्टर पे. और नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन कहां होगा? नेगेटिव कहां होगा? या पहले आप ये देखो कि अगर लैगिंग पावर फैक्टर का लोड है तो क्या होगा. सी, इफ पावर फैक्टर ऑफ लोड इज लैगिंग इन नेचर, देन व्हाट मे बी द वोल्टेज रेगुलेशन? देयर विल बी प्लस, means this plus this, it will be positive. Means power factor if lagging is nature, then voltage regulation will be positive. If power factor is leading in nature, अगर power factor leading nature का है, means यहाँ पे क्या है? माइनस. तो कैसा होगा voltage regulation? Tell me, if power factor is leading in nature, if power factor is leading in nature, what will be voltage regulation? Positive, negative or zero? See, if this is negative, if this value is high and this value is low, suppose this whole value is x, this whole value is y, this whole is suppose x, this whole is y. If this is high and this is low, so this will be positive. If this is high and this is low, यानी ये ज्यादा है ये कम है, तो वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होगा. और अगर ये और ये बराबर हो गया, दिस इज इक्वल टू दिस, सो वोल्टेज रेगुलेशन इज जीरो आल्सो. Means in case of leading power factor, the voltage regulation may be positive or negative or zero. If this is higher than this, it will be positive. If this is higher than this, it will be negative. If both are equal, it will be zero. Got it or not? So in case of leading power factor, voltage regulation is positive as well as negative or zero. कुछ भी हो सकता है इसमें से, बट लैगिंग क्या हो गया? केवल पॉजिटिव होगा. तो क्वेश्चन ये आया, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉसिबल व्हेन? पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉसिबल व्हेन? फर्स्ट ऑप्शन लैगिंग पावर फैक्टर, सेकंड लीडिंग पावर फैक्टर, थर्ड लैगिंग और लीडिंग. कब हो सकता है पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन? लैगिंग पे या लीडिंग पे या दोनों पे हो सकता है? लैगिंग पे या लीडिंग पे या दोनों पे हो सकता है. कब होगा?
चिंटू कह रहा रात के 12 बजने वाले हैं सर, दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे पॉजिटिव यहां तो हमेशा पॉजिटिव ही है, here it is always positive, here it is positive, it may be positive, it may be negative और it may be zero। तीनों संभावनाएं हैं, डिपेंड करता है कौन ज्यादा और कौन कम है। सो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉसिबल एट लैगिंग पावर फैक्टर एज वेल एज लीडिंग पावर फैक्टर। Positive is possible in both cases. Here only positive is possible, but here except positive there is possibility of negative also, there is possibility of zero also. Got it? So at lagging power factor voltage regulation cannot be negative, at lagging power factor voltage regulation cannot be zero, but at leading these three are the possibility. What is the condition of maximum voltage regulation and when it is possible? Maximum voltage regulation is possible when, अगर एक चीज में से दूसरी चीज को घटाएंगे तो क्या मैक्सिमम होगा? क्या मैक्सिमम मतलब यहां बीच में प्लस होगा, this plus this. So for maximum voltage regulation there should be plus. Plus means lagging power factor. So maximum voltage regulation is possible at lagging power factor, and condition for maximum voltage regulation is tan phi is x upon r or x per unit upon r per unit. ये फार्मूला आपको तभी समझ में आएगा क्या मतलब है जब आपने कभी पढ़ा होगा। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन है tan phi is x upon r और x per unit upon r per unit, and what is the condition of zero voltage regulation? Zero voltage regulation is possible at leading power factor only, and what is the condition? What is the condition of zero voltage regulation? It is tan phi is r upon x. It is tan phi is r upon x. So this was all about voltage regulation. Got it or not? Now the next question is, what is ideal transformer? What is आपके सपनों का ट्रांसफॉर्मर? क्या होगा आपके सपनों का ट्रांसफॉर्मर? चिंटू, ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसमें कोई खराबी ना हो, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, कोई कमी ना हो। द ट्रांसफॉर्मर which has zero resistance, which has zero reactance, the transformer which has zero reluctance, the transformer which has infinite permeability, the transformer there is no leakage flux, the transformer where coefficient of coupling is 1। नहीं आया समझ में? Ideal transformer means there is no loss. No loss means core loss is 0, copper loss is 0. Core loss is 0 means eddy current loss is 0, hysteresis loss is 0. So eddy current loss 0, hysteresis loss 0, copper loss 0 means core loss 0, copper loss 0, resistance is 0, reactance is 0. All the flux passing with primary winding is also passing with secondary winding. Means coefficient of coupling is 1. Means leakage flux is 0. The reluctance of the core. Reluctance is what? Opposition in the path of flux. Reluctance of the core should be 0 for ideal transformer. And the permeability for the core should be infinite. The permeability of core should be infinite. Permeability of the core should be infinite मतलब समझ रहे हो आप? होता क्या है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को जब आप करंट देते हो, when you give current to the primary winding of transformer, then flux is produced. If you need very small current for the production of flux, then it means transformer is very good. If current is reduced more, means you need very small current for the production of flux, transformer is more good. And if you need zero current for the production of flux, means you have not given any current but flux is produced, then transformer is ideal. It is only possible when reluctance is 0 and permeability is infinite. Means you have not given any exciting current to the transformer, but flux is produced. I is 0, magnetizing current is 0, but magnetizing flux is produced. यानी हमने आपसे कुछ कहा ही नहीं और आपने सब कुछ समझ लिया। हमने आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं, आपने सब कुछ समझ लिया। इसका मतलब आप आइडियल स्टूडेंट हो। So reluctance 0, permeability infinite, coefficient of coupling 1, resistance reactance 0 for primary as well as secondary winding. So this was all about ideal transformer. Voltage regulation should be also 0 for ideal transformer. There should be no change in voltage at no load and full load. Now the next question is, there are two type of transformer. One is power transformer and other is distribution transformer. Question ये आता है कि when the efficiency is maximum in case of power transformer, when efficiency is maximum
in power transformer. Your answer will be efficiency is maximum in case of power transformer at full load or near to full load. If power transformer is near to full load means at 90%, 95%, 98% full load पे है, अगर full load का 90, 95, 98% है, then efficiency is maximum. But in case of distribution transformer, the efficiency is maximum near to 50% of full load. यानी अगर connected load का 50% load भी है, full load का 50% load लगा हुआ है, तो efficiency maximum होगी. Question आता है कि when the efficiency of power transformer will be maximum at no load, at 50% of full load, near to full load या full load. So your answer will be near to full load or full load. Next question is when the efficiency of distribution transformer is maximum. First is at no load, second is at half of the full load, third is at full load. So your answer will be at half of the full load, at 50% of full load. Distribution transformer के लिए हम normally all day efficiency, energy efficiency निकालते हैं कि energy output in 24 hour upon energy input in 24 hour. And normal transformer के लिए हम commercial efficiency लिखते हैं, जो कि आपने पढ़ा है. So this was all about distribution power transformer. Got it or not? Now the next question is आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? Near to full load. एक क्वेश्चन और आता है कि what will happen if DC is given to the primary winding of transformer? If DC is given to the primary winding of transformer, then primary winding will burn. If DC supply is given to the primary winding of transformer, then primary winding will burn. There is chances that primary winding will burn. Secondary will not burn. कुछ secondary में होगा ही नहीं. Primary will burn, secondary will not burn. Transformer AC पे काम करता है, DC पे काम नहीं करता है. तो अगर AC voltage को कम ज़्यादा करना हुआ, you can use the transformer. But if you want to change DC voltage up down DC voltage, what you will use? You will use chopper. You will use chopper for DC voltage conversion. Step up या step down करना है डीसी को, तो आप चोपर यूज करोगे. वोल्टेज बढ़ाने वाला जो चोपर होता है उसको बोलते हैं स्टेप अप चोपर या बूस्ट कन्वर्टर, और वोल्टेज कम करने वाला जो चोपर होता है उसको बोलते हैं स्टेप डाउन चोपर और बक कन्वर्टर. सो बूस्ट कन्वर्टर मींस इट इज इंक्रीजिंग द डीसी वोल्टेज एंड बक कन्वर्टर मींस इट इज डिक्रीजिंग द डीसी वोल्टेज. दैट्स व्हाई चोपर इज आल्सो कॉल्ड डीसी ट्रांसफार्मर. क्वेश्चन आता है व्हाट इज डीसी ट्रांसफार्मर? योर आंसर विल बी चोपर इज कॉल्ड डीसी ट्रांसफार्मर. क्वेश्चन आता है which of the following is rotating transformer? किसको बोलते हैं rotating transformer? Tell me. Which of the following is called a rotating transformer? Induction motor, synchronous motor, DC motor? Which? Which of the following motor is called rotating transformer? Your answer will be induction motor. There is many similarities between induction motor and transformer, so the induction motor is also called a rotating transformer. One more question is asked कि हमारे पास डीसी मोटर है, हमारे पास सिंक्रोनस मोटर है, हमारे पास इंडक्शन मोटर है और हमारे पास ट्रांसफार्मर है, इसमें एफिशिएंसी किसकी सबसे ज्यादा होगी? Which have maximum efficiency? So transformer has maximum efficiency. Why? Because losses is minimum in transformer. Losses is minimum, so efficiency is highest. If you will choose among transformer, DC, synchronous, induction, then transformer has highest efficiency because losses are minimum. Why losses are minimum? Core loss is occurring in all these things. यहां सब में होगा कोर लॉस, कॉपर लॉस भी सब में होगा, मगर एक ऐसा लॉस है जो यहां तो होगा पर यहां नहीं होगा. एक ऐसा there is a loss which occurs here but it will not occur in transformer. What is the name of that loss? That is called friction and windage loss. That is called friction and windage loss. Friction and windage loss occurs when there is a rotating part in the machine. If there is not any rotating part, then friction and windage loss will be absent. Or suppose this is the shaft of your machine motor and if it is rotating, there will be some friction due to air. हवा इसको थोड़ा बहुत रोकेगी. And there will be some friction between the shaft and the bearings. किनारे किनारे भी bearings होती हैं, घूमेगा shaft तो bearing के बीच में और shaft के बीच में थोड़ा बहुत friction लगता है. That is called friction loss. और जब shaft घूमती है तो हवा जो है थोड़ा बहुत ही अपोज करती है मगर करती है. That is called windage loss. So when a shaft rotates, then there is a power loss that is called friction and windage loss. It is also called mechanical loss. It is also called mechanical loss. When shaft rotates, then there is a friction and windage loss. It is also called mechanical loss. It depends on speed square.
means if speed is doubled, friction and windage loss will increase 4 times. If speed is increased 4 times, then friction and windage loss will increase 16 times. Speed को आधा कर दोगे तो friction और windage loss 1/4 हो जाएगा. Means friction and windage loss, or you can say it mechanical loss, depends on the speed square. And tell me, what is the speed of transformer? Is there any moving part in the transformer? हाँ सर होता है. क्या होता है moving part transformer में? There is no rotating part, no moving part in the transformer. So if there is no rotating part, speed is 0, so this loss is 0. So friction and windage loss is 0 here, but that is present here, here and here. So there is one loss that occurs, that does not occur here, but occurs here, here and here. So the total losses, if you will see, is less in case of transformer. So efficiency is highest among all these motors or machines. The efficiency of transformer is normally more than 190%. It is 94, 98, 99%. Efficiency is very high for the transformer. 94, 95, 98, 90%. Got it? Next, the next question is, question आया, what is the resistance between primary and secondary winding of transformer? Tell me, what is the resistance between primary and secondary winding of transformer? हाँ या ना? हाँ यार, अरे बोलो चिंटू. सर बहुत मजा आ रहा है आपसे पढ़ के. सर ऐसे पढ़ाया करो सर. अंशुल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. What is the resistance between primary and secondary winding of transformer? इरशाद अंसारी saying 0. इरशाद अंसारी सेइंग 0. चिंटू 0 कैसे? इनफाइनाइट. अरे दिस इज द कोर, दिस इज द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर. मैं हूं तेरी वाइंडिंग, तू मेरी कोर है. चिंटू कह रहा है बबली के लिए क्या कि मैं हूं तेरी वाइंडिंग, तू मेरी कोर है, मेरे दिल को चुराने वाली तू ही तो वो चोर है. So this is your primary winding, this is your secondary winding. Are they connected to each other? Are they connected to each other? No. Are they touching to each other? No. If they are not touching to each other, means this is primary winding, this is secondary winding. What is between there, between primary and secondary winding? There is air. This is air. अगर आपकी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग टच करती तो हम बताते हाँ इतना रेजिस्टेंस है. ये मेरा हाथ है, ये दूसरा हाथ है, 2 हाथ है मेरे. क्या रेजिस्टेंस है दोनों के बीच में? व्हाट इज रेजिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस हैंड? देयर इज एयर. एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ एयर? इनफाइनाइट. वी कंसीडर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर द एयर. सो द रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज इनफाइनाइट, नॉट 0. इट इज नॉट 0, इट इज इनफाइनाइट. गॉट इट और नॉट? चिंटू गारा से 2 लाइन में भी ऐड कर दूं कि मैं हूं तेरी वाइंडिंग, तू मेरी कोर है, मेरे दिल को चुराने वाली तू ही तो चोर है. मैं पढ़ रहा हूं मशीन, मेरा खुद पे यही जोर है, मैं हूं तेरी पतंग, तू मेरी डोर है. चिंटू और भी ऐसे आगे लाइन लिखते जाओ. चिंटू कह रहा हाँ सर इस सब चीजों में बहुत ज्यादा क्रिएटिव हूं सर, आपने 4 लाइन लिख दे, मैं 40 लाइन कर दूंगा इसको. ठीक है. So the resistance between primary and secondary winding is infinite because they are not touching each other. Now the next part is what? आपका efficiency हो गई, आपका losses हो गया. Now what is let's discuss some point about auto transformer. ऑटो ट्रांसफॉर्मर के बारे में कुछ बताइए जरा. फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज ए सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर. देयर इज नॉट 2 वाइंडिंग. एक ही वाइंडिंग में हम प्राइमरी और सेकेंडरी बना देते हैं, होती एक ही है, उसी में कुछ प्राइमरी और कुछ सेकेंडरी. ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज ए सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इन विच सम पार्ट ऑफ वाइंडिंग इज कॉमन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. अरे ऐसे एक वाइंडिंग ले ली, देखो ये एक ही तो है, यहां पे दे दिया सप्लाई ऐसे. चिंटू क्या दे दिया? सप्लाई. ये पूरी हो गई प्राइमरी, और यहां पे कनेक्ट कर दिया ऐसे लोड.
ये हो गई सेकेंडरी, दिस होल इज प्राइमरी, दिस होल इज सेकेंडरी. सो दिस पार्ट इज कॉमन इन बिटवीन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी. सो ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज ए सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इन विच सम पार्ट इज कॉमन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ. In a two winding transformer, means in normal transformer, the primary and secondary winding is connected magnetically only, or they are coupled magnetically only, they are not coupled electrically. In normal transformer or two winding transformer, primary and secondary winding is connected magnetically, means the flux of primary winding is passing with secondary winding. Winding is not touching नहीं होती है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग. तो टचिंग क्या होता है? फीलिंग सेम है, जो प्राइमरी की फीलिंग है वही सेकेंडरी की फीलिंग है. फ्लक्स इज सेम बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड मैग्नेटिकली, नॉट इलेक्ट्रिकली. बट हियर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड मैग्नेटिकली एज वेल एज इलेक्ट्रिकली, क्योंकि कुछ पार्ट कॉमन है. दिस पार्ट, दिस हिस्सा इज कॉमन, सो वाइंडिंग इज कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली एज वेल एज मैग्नेटिकली. इन टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, the transfer of powers occurs through only induction. एक चीज और आपको बता दो, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द फैराडेज लॉ ऑफ प्रिंसिपल, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये 7 पॉइंट्स में नहीं बताया, आपको पता होना चाहिए. ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? इट वर्क्स ऑन द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. In case of two winding transformer, the transfer of power occurs through induction only. But in auto transformer, the transfer of power occurs through induction as well as conduction. When there is touching part, then some power will be transferred electrically as well as some power will be transferred conductively as well. Means power is transferred through power induction के थ्रू भी जाएगी और पावर कंडक्शन के थ्रू भी जाएगी. किसमें? ऑटो ट्रांसफार्मर में. मगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में पावर केवल और केवल इंडक्शन के थ्रू जाती थी. बात आ रही समझ में? इंडक्शन प्लस कंडक्शन इन ऑटो ट्रांसफार्मर. अब बात आती है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर. देयर आर वेरियस एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर. इफ यू आर टेकिंग टू ट्रांसफार्मर, वन इज टू वाइंडिंग, अनदर इज ऑटो ट्रांसफार्मर ऑफ सेम रेटिंग. There are two transformer, one is two winding, other is auto transformer of same rating. Suppose I have taken two transformer of 100 kVA, one is auto, one is two winding. Then auto transformer will be smaller, it will be cheaper, it will be lighter in weight. यानी अगर सेम रेटिंग का ट्रांसफार्मर एक ऑटो लो और एक नॉर्मल लो, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में फायदा ही फायदा है. सस्ता भी है, हल्का भी है, छोटा भी है, सब कुछ अच्छा है. बात आ रही समझ में? तो फिर सब इतने एडवांटेज हैं सर, तो और भी बता दो मैं. लीकेज फ्लक्स घट जाता है, वो जब आप कभी मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा. लीकेज फ्लक्स कम होता है ऑटो ट्रांसफार्मर में. मगर नुकसान क्या है आपसे मैं पूछ रहा हूं, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर. अगर सब कुछ अच्छा ही ऑटो ट्रांसफार्मर में, तो हम यूज क्यों नहीं करते? व्हाई डोंट यू यूज इफ इट हैज ऑल द एडवांटेज? यस, कॉपर की सेविंग होती है, एरिया कम होता है, वो सारी चीजें होती हैं. अगर इतना फायदा है तो यूज क्यों नहीं करते? कहां यूज करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर को? कहां यूज करते हैं? हम यूज करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर को टू गेट द वेरिएबल वोल्टेज. इफ यू वांट टू गेट वेरिएबल वोल्टेज, कभी कम कभी ज्यादा कभी कम, देन यू कैन यूज ऑटो ट्रांसफार्मर. इन केस ऑफ स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, यू कैन यूज ऑटो ट्रांसफार्मर. Auto transformer starting is a method in case of induction motor starting. You will study this in induction motor. So you can use auto transformer in induction motor starting. You can use auto transformer in laboratory to get the variable voltage. There are many advantages in auto transformer. KVA rating बढ़ जाती है. There is saving in conductor material. बहुत सारे advantage होते हैं. What is the disadvantage of auto transformer? If there is short circuit, then short circuit current is very high. अगर कभी गलती से कोई फॉल्ट हुई ना, कभी शॉर्ट सर्किट हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर में, so the fault current becomes very very high and it is very dangerous then. कई सारे डिसएडवांटेज हैं. इकोनॉमिक एडवांटेज जो मिलता है सब, ये तभी मिलता है जब k की वैल्यू या a की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा होती है, 1 के आसपास होती है, तो एडवांटेज ज्यादा नहीं मिलता. 1 क्या है वो आप पढ़ोगे. So disadvantage of auto transformer is that if there is a short circuit accidentally, then the fault current or short circuit current will be very high and that is very dangerous. तो हमें यूज करना है किसी चीज को, तो ये भी तो देखना है कि हमारी जान
भी बची रहे। जान माल की सुरक्षा भी तो मुख्य फैक्टर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, व्हाट इज आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। व्हाट इज आइसोलेशन ट्रांसफार्मर? तो ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में टर्न्स का रेशियो 1:1 है, दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हैज द रेशियो ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज 1:1, यानी जितने टर्न प्राइमरी में उतने ही टर्न सेकेंडरी में। जितने टर्न प्राइमरी में, अगर प्राइमरी में टर्न्स है 120 तो सेकेंडरी में टर्न्स होंगे 120। हमने कहा कि एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, 400 वोल्ट की सप्लाई दी तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कितना होगा? अरे बोलो। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी साइड दिया 400 वोल्ट, तो सेकेंडरी साइड कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? प्राइमरी साइड 400, सेकेंडरी साइड कितना? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ये फार्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? N2/N1 is V2/V1, N2/N1 1 हो गया, V2/V1 is V1 is equal to V2। मींस जितना वोल्टेज दोगे उतना ही वोल्टेज मिलेगा, जितना दोगे उतना ही मिलेगा। चेंज इन वोल्टेज इज नॉट देयर इन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, सो व्हाई वी यूज इट। पढ़ना कभी या कभी पढ़ाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। नाउ द क्वेश्चन इज, 400 ही मिलेगा, यस। Now the question is, what is the condition for parallel operation of the transformer? There are various conditions like same polarity, same voltage ratio, same polarity should be there, same voltage ratio should be there, phase sequence should be same, means relative phase displacement should be 0, same percentage impedance. There are many conditions for the parallel operation. The question is, there is star star, delta delta, star delta, डेल्टा स्टार, इसमें से किसको किसको पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं? विच ऑफ दीज कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल? किसको पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं? सो स्टार स्टार को हम कनेक्ट कर सकते हैं डेल्टा डेल्टा के पैरेलल में, या स्टार डेल्टा को हम कर सकते हैं डेल्टा स्टार के पैरेलल में। ये इसके साथ और ये इसके साथ पैरेलल में किया जा सकता है। स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, विच ऑफ दीज टू कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल? Star star can be connected in parallel with delta delta, and star delta can be connected in parallel with delta star. Means this and this cannot be connected in parallel. This and this cannot be connected in parallel. Means this and this and this and this. Means star की जगह पे डेल्टा कर दो, डेल्टा की जगह पे स्टार, इससे स्टार डेल्टा है तो इसको किसके पैरेलल में कर सकते हैं? स्टार की जगह पे डेल्टा लिखो, डेल्टा की जगह पे स्टार लिख दो, हो गया। इसको इसके पैरेलल में, या मान लो डेल्टा डेल्टा है, इसको किसके पैरेलल में जोड़ सकते हैं? डेल्टा की जगह पे स्टार लिखो, डेल्टा की जगह पे स्टार लिखो, स्टार स्टार के, ठीक है। अगर स्टार स्टार है तो स्टार की जगह पे डेल्टा, स्टार की जगह पे, याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं। इसको इसके पैरेलल में, इसको इसके पैरेलल में जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि इन सब में हाँ सेम फेजर ग्रुप होता है, रिलेटिव फेज डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, दैट्स व्हाई दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हिच गिव्स द हाईएस्ट सेकेंडरी वोल्टेज? दिस इज ए टाइप ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर, दिस इज आल्सो टाइप ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर, दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर, एंड दिस इज आल्सो ए 3 फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। आई एम गिविंग द सेम वोल्टेज टू ऑल दीज, एंड वेयर यू विल गेट द हाईएस्ट वोल्टेज? सबसे ज्यादा सेकेंडरी वोल्टेज कहां मिलेगा? where you will get the highest secondary voltage? Highest secondary voltage means I am giving the same input voltage, same primary voltage to all these group. Where you will get the highest secondary voltage? This is asked in the exam, that which of the following gives the highest secondary voltage? अरे बोलो जल्दी से चिंटू। फिजिक्स का गाना है स्टार, जितेंद्र डेल्टा साइड हाई वोल्टेज, स्टार डेल्टा, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, चिंटू डेल्टा साइड। अरे इसमें से चुनना है, एक कनेक्शन ये है, दूसरा ये है, एक ये है, एक ये है। हमने सबको सेम वोल्टेज दिया, मान लो 11 kV का, मान लो सबको इनपुट वोल्टेज इज सेम, आउटपुट में अलग अलग वोल्टेज मान लो मिलेगा। सबसे ज्यादा वोल्टेज कहां मिलेगा? वेयर यू विल गेट द हाईएस्ट वोल्टेज? इट इज डेल्टा स्टार।
डेल्टा स्टार इज मोस्ट कॉमन कनेक्शन. डेल्टा स्टार is most common connection and it gives the highest voltage on secondary side. ऐसा कैसे सर? अरे फार्मूला होता है वोल्टेज का. अगर आप इन सबको सेम इनपुट बोलते दोगे, प्राइमरी सेम होगा तो सेकेंडरी वोल्टेज सब में अलग अलग आएगा. कहां सबसे ज्यादा आएगा? दैट इज डेल्टा स्टार. इट इज मोस्ट कॉमन कनेक्शन एंड इट गिव्स द हाईएस्ट सेकेंडरी वोल्टेज. अगेन द क्वेश्चन इज, सपोज देयर इज डेल्टा डेल्टा कनेक्शन. डेल्टा डेल्टा मीन्स व्हाट? यू हैव 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर ऑन दिस साइड एंड 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर ऑन द सेकेंडरी साइड. 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या? एक ट्रांसफॉर्मर एक ट्रांसफॉर्मर एक ट्रांसफॉर्मर, 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर लिया, उनकी प्राइमरी को एक साथ जोड़ दिया और उनकी सेकेंडरी को एक साथ जोड़ दिया. उनकी प्राइमरी को एक साथ डेल्टा में, अरे देखो मान लो ऐसे है, एक ट्रांसफॉर्मर ये, दूसरा ये और तीसरा ये, इनकी प्राइमरी को एक साथ हमने डेल्टा में जोड़ दिया, सेकेंडरी को एक साथ डेल्टा में जोड़ दिया. दिस इज डेल्टा डेल्टा 3 फेज ट्रांसफॉर्मर. नाउ इफ वन ट्रांसफॉर्मर इज रिमूव्ड फ्रॉम डेल्टा डेल्टा, means I have 3 single phase transformer, primary is connected together, secondary is connected together. एक ट्रांसफॉर्मर खराब हो गया, मरम्मत के लिए हम लेके चले गए, अब बचा कितना? 2. तो अगर एक ट्रांसफॉर्मर मरम्मत के लिए लेके चले गए तो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग भी चली जाएगी, उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग भी चली जाएगी. जाएगी या नहीं? या प्राइमरी रहेगी, सेकेंडरी चली जाएगी. इफ वन ट्रांसफॉर्मर इज रिमूव्ड फ्रॉम डेल्टा डेल्टा, सो व्हाट विल हैपन? इफ वन ट्रांसफॉर्मर विल बी रिमूव्ड, देन इट्स प्राइमरी विल बी आल्सो रिमूव्ड, सेकेंडरी विल बी आल्सो रिमूव्ड. सपोज दिस इज प्राइमरी, it will be removed. Suppose this is secondary, it will be removed. So connection will be like this. So if from delta delta 3 phase connection you will remove one transformer, so the shape will be like V. It will be V connection, and you can also call it open delta. You can also call it open delta. The question is, how much power is transferred in open delta as compared to delta delta? How much power you can transformer in, how can power you can transfer in open delta? So in case of open delta, you can transfer 57.7% power of delta delta. This 57.7 can be written approximately as 58% also. मीन्स जितनी पावर डेल्टा डेल्टा भेज रहा है उसके कंपैरिजन में 57.7% पावर ओपन डेल्टा भी भेज देगा. बात समझ में आ रही है? मीन्स इफ डेल्टा डेल्टा कनेक्शन इज देयर, it is transferring some power and one transformer is removed for maintenance purpose, then still the open delta connection or the V connection can transfer the 58% power as compared to delta delta. As compared to delta delta, 57.7% approximately, or 58% you can say. Means if delta delta is transferring 1000 kVA power, if delta delta is transferring 1000 kVA, so how much power open delta can transfer? How much power open delta can transfer? 57.7% of delta delta or 58%, whatever you can take according to option. So take 58% means it will be 0.58 into what is delta delta? Suppose it is 1000, so take it 1000, it will be 580 kVA. It will be 580 kVA. होगा या नहीं? Means open delta can transfer 1000, then delta delta, open delta can transfer 580 kVA transformer. हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना. इतनी मेहनत करने के बावजूद मैं बटन पे देख रहा हूँ डिसलाइक का बटन भी दबा हुआ है. कितना प्यार करते हैं लोग. किसी के प्यार में महक है तो किसी के प्यार में नफरत है, मगर उनका भी प्यार प्यार ही है. You love me or hate me, both is in my favor. If you love me, I am in your heart. If you hate me, I am in your mind. चिंटू करे सर क्या बोला आपने? कुछ समझ में नहीं आया. चलो ये कहानी समझ में आई कि डेल्टा डेल्टा के कंपैरिजन में ओपन डेल्टा कितनी पावर ट्रांसफर कर पाएगा? इट कैन ट्रांसफर अप्रोक्सीमेटली 58% और 57.7% पावर. इस पे न्यूमेरिकल आता है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज व्हाट इज स्कॉट कनेक्शन. व्हाट इज स्कॉट कनेक्शन? स्कॉट कनेक्शन यूज्ड टू कन्वर्ट 3 फेज to 2 फेज.
3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करने के लिए हम स्कॉट कनेक्शन का यूज करते हैं. फॉर 3 फेज सिस्टम कन्वर्जन टू 2 फेज स्कॉट कनेक्शन इज यूज्ड and there are 2 type of transformer in Scott connection. One is main, other is teaser transformer. The story is different now, but this is the key point which you have to remember, that Scott connection is used for 3 phase to 2 phase system conversion. इसमें कोई डाउट है तो बताओ. Now see, AD current loss is directly proportional to frequency square and hysteresis loss is directly proportional to frequency. This formula you will use when supply voltage and supply frequency ratio is constant, V by F ratio is constant. Means if supply voltage and supply frequency ratio is constant, then AD current loss is directly proportional to F square and hysteresis loss is directly proportional to frequency. And if V by F ratio is not constant, ये सब आएगा आपको जब आप न्यूमेरिकल करोगे. अगर आपने कभी पढ़ा है या पढ़ोगे तो इस वीडियो को आप समझ लोगे. इस वीडियो का मकसद क्या है कि अगर आपने कभी ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है तो आप आंखें बंद करके बस सुनो, या अब आपने नहीं पढ़ा तो बाद में पढ़ने के बाद दोबारा इस वीडियो पे आना और देखना आप ये क्या होगा. AD current loss is directly proportional to V square and hysteresis loss is directly proportional to V की power 1.6 upon F to the power 0.6. This formula is used when V by F ratio is not constant. Getting it or not? You can see that AD current loss is independent of frequency. It depends only on supply voltage. AD करंट लॉस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है. और हिस्टेरेसिस लॉस V to the power 1.6 upon F to the power 0.6. But use this and this formula only when the V by F ratio is not constant, and use this formula when V by F ratio is constant. How will you check that V by F ratio is constant or not? This can be guessed with the help of question. It will be given in the question directly or indirectly. If you read the question, you can guess that V by F ratio is constant or not. So your first priority is first check that V by F is constant or not. If it is constant, use this, and if it is not constant, use this. Muhammad Arif. क्या कहना है सर, ये लास्ट टाइम गेट में आया था. ओके Next question is, what is the purpose of cooling tank? What is the purpose of cooling tank? Can you tell me? Cooling tank or cooling fins? See, there is a cooling tank or cooling fins. You can see like this. Suppose this is a main tank. See very carefully. There is a पतली पतली प्लेट्स होती हैं यहाँ पे, ऐसे पतली पतली प्लेट्स होती हैं. मैं बना रहा हूं थोड़ा सा, देखो आप. You must have seen this. ऐसे होती हैं बहुत सारी पतली पतली प्लेट्स. होती हैं नहीं? What is the function? The purpose of cooling fins or cooling tank is what? Suppose there is a loss in the transformer. Due to loss, there will be heat, and you have to remove the heat. Means you have to cool the transformer, and this cooling fins helps in cooling process of the transformer.
If you want to increase the cooling rate, then cooling fins is used. अरे पतली पतली प्लेट्स नहीं देखिए, ऐसे 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 प्लेट्स लगी होती हैं, बड़ा सा ट्रांसफार्मर, इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है ट्रांसफार्मर का। अगर कई सारी पतली पतली प्लेट्स आपने लगा दी हैं तो एरिया बढ़ जाता है, और एरिया अगर बढ़ जाता है तो हीट आसानी से निकल जाएगी। द मोर एरिया द मोर हीट इज रिलीज्ड। जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी हीट आसानी से बाहर निकल पाएगी। तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है ट्रांसफार्मर का, तो हीट जल्दी निकल पाती है। दूसरा, यहां पे मेन टैंक है, दिस इज योर मेन टैंक एंड हियर इज ऑयल इज प्रेजेंट। जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, व्हाट विल हैपन, व्हेन टेम्परेचर विल इंक्रीज ऑफ द ऑयल, इट विल कन्वर्ट इनटू गैस एंड इट विल मूव अपसाइड। जब ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑयल ऊपर आएगा। When the temperature of oil will increase, it will move in this side. अब ऑयल ऊपर आकर के गर्म होने के बाद ऑयल ऊपर आया और ऐसे होकर के फिर ऐसे वापस घूम के आता है, फिर ऐसे घूम के वापस आता है, ऐसे ऐसे ऑयल गर्म हुआ ऊपर आया, तो उसको ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए क्या करोगे, ऐसे फिर सर्कुलेट होके वापस आता है। ऐसी व्यवस्था होती है। तो अगर ट्रांसफार्मर गर्म हुआ, ट्रांसफार्मर को ऑयल गर्म हुआ, ऊपर आया, फिर ऐसे सर्कुलेट होके आ रहा है, तो ट्रांसफार्मर ऑयल का फिर टेम्परेचर घट जाता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म हुआ, ऊपर गया, ऊपर होके फिर ठंडा होकर के फिर नीचे आ गया, फिर गर्म हुआ तो ऊपर गया तो गर्म हुआ और फिर धीरे धीरे ठंडा होकर के नीचे आ गया। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ऊपर गर्म हो गया, जब गर्म होगा ना ऊपर उठेगा अपने आप, और फिर यहां से जब आएगा जो प्लेट वगैरह का एरिया ज्यादा होता है, यहाँ से हीट वगैरह रिमूव हो जाती है आपके ऑयल की, फिर ऑयल वापस आ जाता है, यहाँ नीचे आकर ठंडा हो जाता है, फिर गर्म होता है तो ऊपर चलता है। सो टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द रेट ऑफ कूलिंग, कूलिंग फिन्स और कूलिंग टैंक इज यूज्ड। व्हाट इज द पर्पज ऑफ बुशिंग इन द ट्रांसफार्मर? बुशिंग का क्या काम होता है? अरे ऐसे नहीं देखा तिकोना तिकोना ट्रांसफार्मर में? अरे व्हाट इज द पर्पज ऑफ बुशिंग? बुशिंग इज मेड अप ऑफ पोर्सिलीन। बुशिंग इज मेड अप ऑफ पोर्सिलीन। व्हाट इज द पर्पज? मान लो सप्लाई लेनी है, या इधर मान लीजिए लोड देने को पावर देनी है, सप्लाई लेने के लिए आपने बुशिंग का इस्तेमाल किया होगा ना। ऐसे 1 2 3 वायर मान लीजिए आ रहा है, फिर इधर लोड को कनेक्ट किया जा रहा है, तो जो बुशिंग होती है वो पोर्सिलीन की बनी होती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ बुशिंग, तो ऐसे आपने देखा होगा, ठीक है, वायर यहाँ आया यहाँ आया यहाँ आया, दिस इज बुशिंग, जिसका काम है सप्लाई लेना या दूसरे साइड लोड से कनेक्ट करना। ठीक है, ये पोर्सिलीन की बनी होती है बुशिंग नॉर्मली। नेक्स्ट, what is core type and what is cell type of transformer? What is core type and what is cell type of transformer? Core type. What is core type and cell type transformer? Chain 2, this is core type. Chain 2, this is core type. And this is cell type. See, this is core type and this is cell type. Here, this part is called leg or limb. This part is called yoke. This part is called yoke. So here it is 2 leg or 2 limb. Here it is 1 2 3 3 leg or 3 limb. Yoke is 2. Here only 2 limb is there, means iron material used is less, but here 3 limb is there, so iron material used is more. Iron material used is more iron, but here less iron. बट अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे आयरन तो ज्यादा होता है मगर कॉपर का कम इस्तेमाल करते हैं। ये चीज जब आप डिटेल में पढ़ोगे तभी समझ में आएंगी कैसे कैसे ऐसा होता है। आई एम जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल। सो मोर आयरन, less copper, more copper. EMF per turn is very high, EMF per turn is small, leakage flux is small, leakage flux is high, cost of insulation is high, cost of insulation is low. Cost of insulation is high, cost of insulation is low. So high insulation cost, low insulation cost, more iron, less iron, more less copper, more copper, 2 leg, 3 leg, and
if you will talk about core type transformer, this is preferred at high voltage because the cost of insulation is significant at high voltage. So to reduce the cost of insulation, we prefer core type transformer. Got it or not? So these were some points regarding, these were some points. Yes, there is one parallel path, then there will be two path. If you talk about path, there will be one, there will be two. Here path is this, here path is this, like, and path is like this. Two magnetic path is available. आया समझ में? And the last thing, what is stacking factor? Last, what is stacking factor? What is stacking factor? Tell me. Stacking factor is effective area of core. अरे चिंटू थको मत, इफेक्टिव एरिया ऑफ कोर. चिल्ला मैं रहा हूं, थक तुम रहे हो. सर देखते देखते थक जा रहा हूं. अनुज मिश्रा का कहना है सर प्लस पे कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं? नेटवर्क थ्योरी परसों से 10 जून एसएससी कैटेगरी में 10 जून, और गेट ईएससी में रैंक इंप्रूवमेंट बैच में भी नेटवर्क थ्योरी. बट रैंक इंप्रूवमेंट में क्वेश्चंस होगा और नेटवर्क थ्योरी में क्वेश्चन और थ्योरी सब. इफेक्टिव एरिया ऑफ कोर अपॉन टोटल एरिया ऑफ कोर. टोटल एरिया ऑफ कोर. टोटल एरिया मीन्स व्हाट? टोटल एरिया मीन्स एरिया ऑफ कोर प्लस एरिया ऑफ लैमिनेशन. एरिया ऑफ लैमिनेशन. सी सपोज यू हैव टेकन द कोर. हमने कोर ले लिया. नाउ देयर विल बी सम कोर एंड देयर विल बी सम लैमिनेशन. If you will talk about the total area of core, there will be some core material, there will be some lamination. So total area is here, means lamination plus core. अरे ऐसे मान लो पतली पतली प्लेट्स हैं, बीच बीच में क्या इंसुलेशन है? So this is insulation, this is insulation, this is insulation, this is core. So if you will talk about total area, what will be included in total area? The area of core plus area of insulation. It is here. An effective area of core. Effective area means there is not lamination included in this. So this value is low. Here only effective area of core is taken and this value is high. Why? Because area of core plus thickness of lamination. You use thin lamination to reduce eddy current loss. Means core plus lamination. So if we'll talk about total area, core and lamination both are present. This value is high. Here only core area is taken. So this value is low, this value is high. Stacking factor is less than 1. The value of stacking factor is less than 1. Practically its value is between 0.8 and 0.9. Practically its value is 0.9. इसका मतलब क्या है? Its value 0.9. इसका मतलब क्या है कि जो भी टोटल हिस्सा है आपका, मान लीजिए हमने कहा टोटल एरिया कोर का है 100. टोटल एरिया कितना है कोर का? 100. ठीक है, तो 100 में से 90 जो एरिया है दिस इज ऑफ कोर. बात समझ में आ रही है? टोटल एरिया इज 100 and the effective area of core is 90, so the stacking factor is 0.9. means 90 is the area of core and here 90 plus 10. This 10 is the area of lamination. This 90 is effective area of core. So this is 90, this is 90 plus 10. Core plus lamination. Here only core. So if stacking factor is very very high, it represents that how closely your core is wounded. कितनी तगड़ी तरीके से बधी है, कितनी मजबूती के साथ बधी हुई है, यानी lamination बहुत कम है. If stacking factor is very high, means thickness of lamination is very small. If stacking factor is low, means thickness is high. The question is asked, if stacking factor is 1 means what? If stacking factor is 1, it means what? स्टैकिंग फैक्टर अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है? स्टैकिंग फैक्टर अगर 1 है, इट मींस दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया एंड इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन एरिया ऑफ लैमिनेशन इज 0. इफ देयर इज नो लैमिनेशन देन ओनली स्टैकिंग फैक्टर कुड बी 1. सो इफ यू हैव नॉट डन एनी लैमिनेशन then only stacking factor will be 1. So question is, stacking factor less than 1, greater than 1? Your answer will be less than 1. What is approximate value? 0.9. What is the formula? This upon this. It explains that how tightly your core is wounded. Got it or not? Chintu kara, there is no core. If stacking factor is 1 means there is no core. Chintu aisa mat bolo. Stacking factor 1 means there is no lamination. Core will be there. How without core you can construct a transformer? अरे बोलो हाँ या ना.
Chentu. So this was all about T20 match of transformer. T20 means the complete and the fast revision of transformer. The key point, the small point I covered here. There are many more points in the transformer. I have not covered all the points because time is almost over. It is 12:17. There is a question on cooling of transformer also. There are many more points. No load current. What is formula of when secondary refer to primary, primary refer to secondary side. But I have covered main points here. If you have any doubt, then you can message me here. रिप्लाई जरूरी नहीं कि तुरंत दूंगा. चिंटू मेल भेज के मोबाइल फोन के बैठ के तैयार रहता, सर ने मेल नहीं भेजा. Wait for 12 hours, 24 hours, but you will get the reply surely. Rajkumar Singh 730@gmail.com. This is my mail ID. यही मैसेंजर, यही फेसबुक है. अगर आपको मैसेज कोई करना है, कुछ भी पूछना है, तो यू कैन आस्क. दूसरा, अन अकेडमी पे जा करके आप मुझे सर्च करोगे अगर राजकुमार सिंह करके, तो मैं मिलूंगा आपको. ठीक है, राजकुमार सिंह करके अगर आप सर्च करोगे मैं मिलूंगा. मेरा गोरा सा चेहरा, काले रंग की शर्ट होगी. ठीक है, उस प्रोफाइल को भी अपडेट करना है, बहुत पहले बना हुआ है वो, उसको अपडेट करना है थोड़ा सा, बट ठीक है. और नेक्स्ट 10 जून से आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेटवर्क थ्योरी इन AJE बैच इन SSC कैटेगरी एंड 15th of June I am going to start network theory questions. Questions means प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल नए क्वेश्चन जो रैंक को आपकी बेहतर कर सकते हैं. दिस इज इन गेट एंड ESE कैटेगरी. ठीक है, इस 10 जून वाला जो बैच होगा, दिस इज कंप्लीट बैच फॉर ऑल JEE, SSC, JEE, UPPCL, राजस्थान, UPPSC, फॉर एवरीथिंग. एंड दिस इज फॉर GATE and ESE student. And the rank improvement means if your basics are clear, then this will be helpful for you. If your basics are not clear, first brush up your basics, right? And to get the discount, you can use any code, and if you use my code, you can use RK11. You will get the discount also. बात समझ में आ रही है? तो अगर मेरे साथ अपनी यात्रा बढ़ाना चाह रहे हो आप SSC कैटेगरी में JEE के लिए, तो यू कैन ज्वाइन. और कई बार मैं देखता हूं बच्चे 1 महीने 2 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो बहुत कॉस्टली पड़ता है आपको, वो मत लिया करो. आप लो तो कम से कम 1 साल का लो, दैट विल बी यूजफुल. सस्ता भी पड़ता है और एक लंबे समय में जो कोर्सेज आएंगे वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो 1 साल में. 2 महीने 3 महीने का कोई मतलब नहीं है. अगर कोई डाउट आती है, किसी भी प्रकार की समस्या, यू कैन मैसेज मी देयर. ठीक है, और अगर मेरे साथ यात्रा बढ़ाना चाह रहे हो डिस्काउंट के लिए, तो RK11 दिख रहा है. सर कोड का इस्तेमाल बार बार आप लोग क्यों कहते हैं करने के लिए? दिस कोड रिप्रेजेंट द ब्रांड वैल्यू ऑफ ए टीचर, दैट हाउ मच इन्फ्लुएंस ए टीचर हैज ऑन द स्टूडेंट. ठीक है, दैट्स द ओनली रीजन. ज्ञाना बोल रहे हैं कहाँ ज्वाइन करना है? अन अकेडमी प्लस पे ज्वाइन करना है. वो यूट्यूब पे आप लोग पूछ रहे हो क्लासेज होंगी या नहीं होंगी. यूट्यूब पे मैं जल्दी आ रहा हूँ, 2-3 दिन में आपको शेड्यूल मिल जाएगा. अभी थोड़ा सा मैं कहीं व्यस्त हूँ, 2-3 दिन में आपको शेड्यूल मेरा भी मिल जाएगा कि मैं जून महीने में क्या क्या कराऊंगा. यूट्यूब पे कौन सा सब्जेक्ट या और भी टीचर्स क्या क्या कराएंगे, वो आपको 2-3 दिन में मिल जाएगी पूरी इन्फॉर्मेशन. डोंट वरी अबाउट दैट. और सौरभ बोल रहे हैं सर प्लीज टेल ए बुक फॉर प्रैक्टिस AEJ एग्जाम. AEJ एग्जाम के लिए आप JEE के जो क्वेश्चन है SSC JEE के, उसको सॉल्व करो. सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ JEE प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस. सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ ESE एग्जाम आल्सो. प्रीवियस 10 ईयर IAS क्वेश्चन सॉल्व आल्सो, वो क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके एग्जाम में. तो पहले इतना 2 करो आप. SSC JEE 10 ईयर, ESE 5-7 साल के सॉल्व कर डालो आप. इतना सॉल्व करो, फिर उसके बाद मैसेज करो कि सर मैंने इतना सॉल्व कर लिया. ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग GS रीजनिंग व्हाटएवर, यू कैन मैसेज मी देयर एंड आई विल रिप्लाई यू. साहिल सिंह सर प्लस पर पूरा सब्जेक्ट है क्या गेट ESE के लिए? SSC कैटेगरी में जो सब्जेक्ट होगा दैट विल बी फॉर AE एंड JEE एग्जाम. If you want to study for GATE and ESE, then you have to take admission in GATE and ESE category, right? You will get all the subject of ESE GATE in ESE GATE section, and you will get all the subject of AJ in SSC section. SSC में आपको पूरा नॉन टेक भी मिलेगा, SSC CGL वगैरह का. So if you are preparing for non टेक also parallelly, this will be useful. ज्ञान आपका कहना है सर आप एक ब्रांड हैं.
इतनी अच्छी अच्छी लाइंस लिख के भेजोगे तो मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक्सपर्ट का कहना यूट्यूब पे नहीं आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे यूट्यूब पे। देखिए यूट्यूब पे मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है, अभी तक मेरी एक भी क्लास प्लस पे नहीं हुई है, और मैंने यूट्यूब पे बहुत ज्यादा पढ़ाया हुआ है आपको, पिछले 1 महीने में यूट्यूब पे ही पढ़ाया है। मगर होता क्या है कि कई बार आप देखो क्रेट्रिक्स के चैनल पे सुबह से शाम तक क्लासेस चलती हैं अलग अलग टीचर्स की। आज क्लास 9 बजे आपकी रखी गई थी, बस उसको 10:30 बजे किया गया क्योंकि ज्योमेट्री का रिवीजन चल रहा था आपका। तो प्लस पे भी क्लासेज होंगी, यूट्यूब पे भी क्लासेज होंगी। प्लस पे क्या है कि एक टाइम फ्रेम में बिल्कुल चीजें हो जाती हैं, जैसे बैच स्टार्ट हुआ तो इट इज प्लान्ड कि इस दिन ये सब्जेक्ट होगा, इतने महीने में खत्म। 3 महीने बाद फिर मान लीजिए हमने रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट कर दिया एसएससी के लिए, ऐसा करेंगे। सिर्फ गेट ईएससी में हुआ ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं तो जो 4-5 नंबरों से रह जा रहे हैं, तो कुछ न कुछ उनके लिए किया जाएगा। अरुण मौर्य का कहना है सर नेक्स्ट T20 मैच कब होगा सर? उसके लिए पहले जाकर के फॉलोवर की संख्या बढ़ाओ। जितने भी गेट और ईएससी कैटेगरी के टीचर हैं, मेरे फॉलोअर्स की संख्या भी सबसे कम है। कोई भी देखेगा आईडी कहेगा राजकुमार सर के फॉलोअर ओनली 70। दिस इज इंसल्ट, इट्स नॉट माई इंसल्ट, इट्स योर इंसल्ट। That if you love a teacher, you respect a teacher, then you should cooperate with that teacher also. आपको कोऑपरेट भी करना होता है। मैं 2 कदम अगर चल रहा हूं तो 2 कदम आप भी चलिए। नेक्स्ट T20 मैच आपको जल्द ही मिलेगा, जल्द ही मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सर्वेश बोल रहे हैं सर यूट्यूब पे फुल सिलेबस मशीन यूट्यूब पे फुल सिलेबस कराने में 3-4 महीने मशीन को लग जाएंगे। मशीन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, करीब AEJ के लिए बात किया तो 90 घंटे कम से कम तो लगेंगे ही, 90 आवर्स। एक्सपर्ट इस सिंह दोनों पे सेम क्लासेज होंगी? दोनों मतलब कहां कहां? So go and follow me. You will search Rajkumar Singh. You will find me. Go and follow. If you want to join the course, you can join and start the journey with me. डिस्काउंट के लिए RK11 कोड लगा लोगे तो हमारे साथ अपनी यात्रा को बढ़ाओगे। और कोई अगर दिक्कत है किसी प्रकार की तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। मेल आईडी, मैसेंजर है, फेसबुक है। मोहम्मद आरिफ का कहना सर यू हैव वेरी हाई एनर्जी। थकान मुझे भी होती है, मगर आपको थकान ना महसूस हो इसलिए मेरे चेहरे पे थकान नहीं दिखती है। इट्स नेचुरल दैट इफ यू वर्क फॉर समथिंग देन वी गेट टायर्ड, बट चेहरे पे थकान आपको नहीं दिखती है। थकान क्लास खत्म होने के बाद चेहरे पे दिखेगी। एक्सपर्ट का कहना है अन अकेडमी एंड यूट्यूब बोथ। नहीं, दोनों पे अलग अलग होता है। यूट्यूब पे देखो बहुत लंबा खींचता है, बहुत लंबा खींचता है यूट्यूब पे सिलेबस। जो भी सब्जेक्ट चल रहा होगा आप देखो 1-1 घंटे चलता है तो बहुत लंबा खींचता है। प्लस पे क्या होता है कि एक सीक्वेंस में चीजें होती हैं। अगर आपको लगता नहीं हम यूट्यूब से ही पढ़ लेंगे सारा काम हो जाएगा तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर एक टाइम फ्रेम में अगर पढ़ना है, थोड़ा सा पर्सनल टच के साथ टीचर्स को के साथ पढ़ना है, जुड़ाव के साथ, तो आप प्लस पे आओ। एक टाइम फ्रेम में चीजें होंगी, पर्सनल अटेंशन मिलता है टीचर का आपको वहां पे। सौरभ का कहना सर और फेसबुक आईडी ये है, इस पे आप सर्च करोगे तो मैं मिल जाऊंगा, राजकुमार सिंह 730@gmail.com। अनुज मिश्रा का कहना सर व्हाट ए लाइन। सर्वेश बोल रहे हैं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है सर। कैलकुलेशन मिस्टेक तो होती है, उसको समय के साथ ही आप दूर कर पाओगे बाय प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। एक्सपर्ट बोल रहे हैं कंटेंट सेम होगा सर। कंटेंट तो कमोबेश सेम ही होता है, बट इट्स ऑल अबाउट टाइम, इट्स ऑल अबाउट पर्सनल अटैचमेंट, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। साहिल का कहना है सर कितने आवर्स एवरेज क्लास रहता है प्लस पर? जो आपका बैच एसएससी में स्टार्ट हो रहा है उसमें रेगुलर क्लास आपकी होगी 5.5 घंटे की पर डे। अभी जून महीने में एसएससी कैटेगरी में जेई के लिए जो आपकी क्लास होगी 5.5 आवर पर डे। जुलाई में ये 6 आवर की क्लास आपकी हो जाएगी पर डे। तो 6-6 घंटे की क्लास आपकी जेई की चलेगी। यानी पहले स्टार्ट हो रहा है आपका नेटवर्क थ्योरी, मेजरमेंट और पावर सिस्टम जून में। ये दोनों सब्जेक्ट खत्म होंगे तो मैं मशीन स्टार्ट करूंगा जुलाई महीने में। जुलाई महीने में मैं मशीन स्टार्ट करूंगा। नेटवर्क थ्योरी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं मशीन में, दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग विद नेटवर्क थ्योरी। आफ्टर नेटवर्क आई विल स्टार्ट मशीन, और बाकी पावर सिस्टम और मेजरमेंट खत्म होगा तो उसके और भी सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे, राइट।
संजीव कुमार का कहना है सर फीस क्या है? एसएससी कैटेगरी की बात करोगे तो फीस है उसकी 6,000 रुपए फॉर 1 ईयर। फीस वगैरह तो आप देख लो यार। फीस वगैरह अगर आपको नहीं पता, इट मीन्स यू आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। फीस 6,000 रुपए है, बाकी कोड लगाने के बाद उसमें डिस्काउंट मिलेगा आपको 10% का। सो इट विल बी 5400 5400 आफ्टर द डिस्काउंट। लैपटॉप कंप्यूटर का कहना है मैं 15 जून से आरआईबी ज्वाइन करूंगा। बिल्कुल लैपटॉप आरआईबी बैच ज्वाइन करने से पहले मैं बता दूं, थोड़ी सी अपना ब्रशअप कर लेना। आरआईबी रैंक इंप्रूवमेंट बैच जो चलेगा गेट ईएससी में, ठीक है, बिकॉज आई विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स एंड स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स। इफ योर बेसिक्स आर नॉट क्लियर तो वीडियो तो आप बाद में भी देख लोगे आरआईबी की, ऐसा नहीं कि 4-6 महीने बाद आप देखोगे तो मैं नहीं मिलूंगा। तो आप पहले बेसिक्स पढ़ लेना, फिर वीडियो आप बाद में देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनीथिंग एल्स? तो क्या जितनी मोहब्बत मैं आपसे करता हूं मुझसे आप करते हो? चिंटू बोलो हाँ या ना। क्या जितनी मोहब्बत मैं आपसे करता हूं उतनी मोहब्बत आप मुझसे करते हो? चिंटू कह रहे सर बोल तो देंगे मगर लड़ाई हो जाएगी। चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाइएगा। आप एसएससी जेईई या जो भी एग्जाम वगैरह है उसमें हम दोनों लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे, चाहे क्लासेज आपकी प्लस पे हो चाहे यूट्यूब पे हो। चाहे आप क्लासेज यूट्यूब पे लीजिए चाहे आप क्लासेज प्लस पे लीजिए, हम दोनों लोग मिल करके पहले 3 महीने में जो एसएससी जेईई का एग्जाम है 1 सितंबर को, उसके लिए पूरा जी जान लगा देंगे कि जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं लाइक वायरिंग या इल्यूमिनेशन या एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग या जो भी आपकी कमजोर कड़ी है, नॉर्मली मुझे पता है, उन सबको दूर करने की कोशिश करेंगे। जीएस वगैरह देखिए नॉर्मली मैं पढ़ाऊंगा नहीं, तो वो आप थोड़ा सा स्ट्रांग करते रहिए, रीजनिंग को देखते रहिए, जीएसओ पढ़ते रहिए। टेक्निकल में जो मदद मैं कर सकता हूं, चाहे प्लस पे आप आओ चाहे यूट्यूब पे आओ, वो पूरी तरीके से मदद मैं करूंगा। तो हम और आप मिल करके दोनों लोग मेहनत करेंगे और सिलेक्शन आपका होगा तो सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी योगदान उसमें रहेगा, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो हम और आप परसों से 10 जून से स्टार्ट करते हैं। नहीं प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो स्पेशल क्लास में तो आओगे, स्पेशल क्लास में आओ, स्पेशल क्लासेस में कुछ पढ़ाया जाएगा, वहां से सीखोगे, यूट्यूब से सीखोगे। जल्दी पढ़ना है तो प्लस में आओ और वहां से 3 महीने की अपनी लड़ाई हम लड़ते हैं। 3 महीने की पहली लड़ाई हमारी है 1 सितंबर को जो आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है एसएससी जेईई का। एक पड़ाव जैसे पूरा हुआ 1 सितंबर को आपने पेपर दिया, उसके बाद हम दूसरी लड़ाई स्टार्ट कर देंगे। किसकी? यूपी पीसीएल में वैकेंसी आने वाली है, राजस्थान जेईई का भी एग्जाम आगे पीछे 2-4-5 महीने में होगा, यूपी पीएससी एई का जो एग्जाम होने वाला तो वो भी होगा। फिर अगला पड़ाव हम उसका स्टार्ट कर देंगे, यानी 3-3, 4-4 महीने के स्लॉट में चीजों को कराते जाएंगे ताकि आप हर एग्जाम के हिसाब से तैयार हो जाओ। तो इसलिए अगर सब्सक्रिप्शन लेना भी तो 1-2-3 महीने का मत लेना, कम से कम 1 साल का लेना। चिंटूकर सर पैसा नहीं है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए। हाँ, प्लस पे एसएससी जेईई का नॉन टेक भी होगा। एसएससी कैटेगरी का मतलब एवरी एग्जाम विच इज कंडक्टेड बाय एसएससी विल बी कवर्ड इन दैट कोर्स, मींस सीजीएल विल बी आल्सो कवर्ड इन दैट कोर्स। यू कैन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल आल्सो। ओके, मेरे पास कमेंट आ रहा है सर हम आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं जितना आप करते हो। चलिए आज की कहानी फिर यहीं पे खत्म करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन एंजॉय, गुड नाइट, बाय बाय एंड जय हिंद।